जब भी एक आदमी इस एंजल के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है वो इसका सर ही उड़ा देती है, क्योंकि ये क्रीचर जो एंजल जैसी दिख रही थी ये बहुत ज्यादा इविल है। ये अचानक से अर्थ पर अपीयर होती है और सारे के सारे लोगों को अनफेयर गेम वर्ल्ड में ले जाती है, जहां पर उन्हें बार बार आखिरी सांस तक अपनी जिंदगी के लिए लड़ना होगा। और उसे ये सब कुछ देखकर कि ये घटिया नीचे ह्यूमंस स्ट्रगल कर रहे हैं, ये देखकर उसे बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन वहां पर एक इंसान स्टैंड आउट करता है जिसका नाम होता है रायन, जो कि बहुत सारे मॉन्स्टर को अकेले ही मार देता है और वो फर्स्ट प्लेस सिक्योर कर लेता है। लेकिन उसके बाद वो कुछ ऐसा करता है जिसे सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं, यहाँ तक कि एंजल भी शॉक में रह जाती है। वो कहता है कि मैंने फर्स्ट प्लेस पर फिनिश किया है, मुझे कुछ बेटर रिवॉर्ड चाहिए, जो तुम दे रही हो वो मुझे नहीं चाहिए। ये सुनकर वो और ज्यादा इरिटेट और गुस्सा हो जाती है। अब वो डायरेक्टली इसे नहीं मार सकती क्योंकि उसने पहले ही अपनी पावर का यूज कर लिया था एक इंसान को मारने के लिए, और वो दोबारा से ऐसा नहीं कर सकती, वरना वो रूल्स को तोड़ देगी और जो उसके सुपीरियर्स हैं वो उससे खुश नहीं होंगे। इसीलिए वो एक और प्लान बनाती है कि मैं तुम्हें गिफ्ट दूंगी लेकिन तुम्हें मेरे साथ जंगल में चलना पड़ेगा। वो उसके पीछे पीछे जाता है और वो एंजल आगे सोच रही थी कि मुझे ये ग्रीडी ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, सबसे घटिया होते हैं ये। लेकिन वो उसे मार भी नहीं सकती क्योंकि उसके हायर अप्स उसे पनिशमेंट देंगे अगर वो रूल्स को तोड़ेगी तो। इसीलिए उसे जंगल में लेकर जा रही थी कि बाद में वो कह देगी कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे मारना पड़ा। जब वो सही जगह पर पहुंच जाते हैं वो पीछे मुड़ती है, लेकिन वहां पर उसे एक मुक्का आता हुआ दिखता और ये और कोई नहीं बल्कि रायन था। उसे मुक्का मारता और जमीन पर गिरा देता है। ये मुक्का इतना जोरदार था कि उसका अपना खून बाहर आ जाता है जो कि गोल्डन कलर का था, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक घटिया छोटे से इंसान ने मुझ पर हमला किया है। वो उठती है और तभी वो वहां से गायब हो चुका था और अचानक से उसके पीछे आ जाता है, उसके विंग्स और उसके थ्रोट को पकड़ लेता और फिर वो धीरे धीरे एक एक करके उसके पंख को काटने लग जाता है। अब वो उड़कर कहीं नहीं भाग सकती और अब वो अपने असली इंटेंशंस बताता है। वो अपनी इन्वेंट्री से एक ब्लेड निकालता है और उसे वहीं पर खत्म कर देता है, और जैसे ही वो नीचे गिरती है उसके सामने एक सिस्टम विंडो आती है जिसमें उसके लिए एक स्पेशल मैसेज था। वो पहला प्लेयर है जिसने आज तक किसी एंजल को मारा था, फर्स्ट एवर एंजल स्लेयर। और जब वो डिवाइन क्रीचर से लड़ेगा और उसके बाद उसे जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो डबल हो जाएंगे। उसके साथ साथ उसे एंजल्स ब्लड भी मिल जाता है जिससे वो ग्रिम रीपर क्लास को एक्सेस कर सकता है। इसके साथ साथ उसे एक स्टोन भी मिलता है जिसे रून ऑफ स्लॉटर कहते हैं, जिससे वो इस राउंड में जितने भी एनिमीज को मारेगा हर एक एनिमी के साथ उसके स्टैट्स 1% बढ़ते जाएंगे जब तक कि वो 100% पर नहीं पहुंच जाते। अब तुम सोच रहे होगे कि आखिरकार रायन इतना ज्यादा बोल्ड कैसे हो सकता है कि वो अचानक से इस अनकैनी सिचुएशन में आया और यहाँ पर उसने एक एंजल को ही मार दिया जो कि इतनी ज्यादा रूथलेस थी। क्योंकि ये उसका पहली बार नहीं है, वो 99th टाइम तक रिग्रेस कर चुका था और वो फाइनल लेवल पर पहुंचा था। लेकिन वहां पर पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि लास्ट लेवल को एक्सेस करने के लिए उसे 5 लोगों की जरूरत है, पूरी टीम की। अब क्योंकि वो वहां पर अकेला था इसीलिए उसने सिस्टम ने उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया था, और अब वो वापस आता है सेम टाइम पर जहां से वो शुरू करता है। और ये उसका 100th रिग्रेशन था और ये उसका आखिरी चांस है ह्यूमैनिटी को और अपने आप को बचाने के लिए। वो सब लोग वहां पर न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां पर एक बहुत ही अनफेमिलियर आवाज आती है, लेकिन रायन के लिए वो जानी पहचानी आवाज थी और वो बहुत ही अम्यूजिंग टोन में सारे के सारे ह्यूमंस को मॉक कर रही थी कि तुम सब कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि आगे क्या होने वाला है और तुम लोग इतने ज्यादा खुश हो। अब सब लोग वहां पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस आवाज की तरफ जाने लगते हैं और वो वहां पर जाकर देखते हैं वहां ऊपर आसमान से एक बहुत ही सुंदर औरत एंजेलिक ग्लो के साथ नीचे आ रही थी। वो हंसते हुए सबको मॉक करती और कहती है तुम सब बंदर जैसे हो जो कि केज में बस बंद होकर रह गए हैं, और ह्यूमंस बस उसे देखते रह जाते हैं। वो बस अमेज्ड होते हैं उसकी ब्यूटी और उसके चार्म और उसके ग्लो के लिए। कुछ लोग सोचते हैं ये बस एक हाई टेक होलोग्राम है और कुछ नहीं, और बाकी सारे लोग उसकी खूबसूरती में पागल हो चुके थे। अब रायन भी उसकी तरफ देखता है लेकिन उसे कुछ भी अम्यूजिंग नहीं लगता है क्योंकि पिछले 99 साल तक वो यही करता आया है। वो जाता है वहां पर कंप्लीट नहीं कर पाता और फिर दोबारा से यहीं पर आ जाता है, और उसे ये इंप्रेसिव से ज्यादा इंसल्टिंग लग रहा था। और वो एंजल अभी भी सारे ह्यूमंस को मॉक करती है कि तुम कितने बेवकूफ हो, इतनी आसानी से मेरी खूबसूरती के प्यार में पड़ गए थे। तभी वहां पर एक इंसान बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था। वो कहता है कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, क्या तुम कोई सर्कस से आई
हुई जोकर हो या फिर एक फ्लाइंग टिश्यू पेपर हो। जैसी वो ये कहता है, रायन को पता था कि इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। उसकी आंखें अचानक से लाल हो जाती हैं और वो अपने हाथ से उसके सर को कुचल देती है और उसका खून हर जगह जाकर लगता है और बाकी सारे इंसान हैरान हो जाते हैं। जो अभी तक यहाँ पर एक बहुत ही हैप्पी मोमेंट था, वो अचानक से एक भयानक सपने में बदल जाता है। और अभी तक जो एक ग्रेसफुल लेडी लग रही थी, अब वो मर्सीलेस मॉन्स्टर लग रही थी। और वो कहती कि तुम यही डिजर्व करते हो, तुम जैसे तुच्छ लोग यही डिजर्व करते हैं, तुम हमें कुछ नहीं कह सकते, हम तुमसे सुपीरियर हैं, हम तुमसे सुपीरियर रेस हैं। अब इसके बाद लोग तो वहां पर डर जाते, लेकिन वो सबको कहती अगर किसी ने भी सवाल करने की कोशिश की तो तुम्हारा अंत भी ऐसा ही होगा। अब वो दोबारा से बताने लग जाती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या होगा। और रायन को ये स्पीच बहुत ज्यादा बोरिंग लगती है। ये उसे बिल्कुल ऐसी ही लग रही थी जैसे स्कूल में हर रोज एक ही अनाउंसमेंट होती है, और वो इरिटेट हो रहा था क्योंकि वो तो ये 99 टाइम्स सुन चुका है। और वो कहते हैं कि हम 20 राउंड्स खेलेंगे जो कि हर महीने में एक होगा, और उनकी आत्मा को किसी और डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। वहां पर जाकर बस तुम्हें एक क्वेस्ट पूरी करनी होगी जो कि तुम्हें दी जाएगी, और उसके बाद तुम दोबारा से यहीं पर वापस आ जाओगे और यही तुम्हारा इनाम होगा। लेकिन वहां पर लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते क्योंकि एक बहुत ही वेग और इनकम्प्लीट सी इंफॉर्मेशन थी, और वो सोचने लग जाते हैं क्या क्वेस्ट को पूरा करने से क्या सच में हमारा सर्वाइवल गारंटीड होगा। अब जब वो आपस में बात करने लग जाते हैं कि सर्वाइव कैसे करना है, क्या सर्वाइव कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और तभी वो एंजेलिक लेडी कहती है कि शांत हो जाओ गंदी नाली के कीड़े, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम सर्वाइव कर पाओगे। क्वेस्ट पूरे करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा सर्वाइवल गारंटीड होगा। अब वो वहां पर कुछ और इन्फॉर्मेशन बताती है और वो कहती है कि तुम में से सिर्फ 50% ही लोग वापस आएंगे, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारी रैंक्स और तुम्हारा परफॉर्मेंस क्या था। अब जैसे ही वहां पर पैनिक होना शुरू होता है, वो कहती है कि इंसान जिनकी एज 15 से लेकर 30 साल है, सिर्फ उन्हें ही लेकर जाया जाएगा। और वहां पर एक बूढ़ा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था कि मैं बच गया। लेकिन तभी ये बात सुनकर एक और लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका दोस्त उसे कहता है कि शांत हो जा, पहले अपनी सिचुएशन पर ध्यान दे, बाकियों पर गुस्सा बाद में निकालियो। और ये पूरा ग्रुप वही है जो कि रायन को पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान और बुली करते थे। और उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या तुझे भी अपना सर खुलवाना है, सिचुएशन पर ध्यान दे। और वो बताती है कि इस गेम में 18 मिलियन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, और उसके बाद उन्हें टेलीपोर्ट करना शुरू कर देती है। वो एक ऐसे स्पेस में जाते हैं जहां पर वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। वहां पर हर तरफ सफेद ही सफेद बैकग्राउंड था, और वहां पर उन्हें कहा जाता है कि तुम अपना मनपसंद कैरेक्टर चूज कर सकते हो, तुम कैसे दिखते हो, तुम्हारी हाइट कितनी है, तुम्हारी मसल्स कितनी है, क्योंकि इसके बाद उनका सोल ट्रांसफर शुरू होगा। और उन्हें कहा जाता है कि बहुत ही सोच समझ कर चूज करना, क्योंकि तुम इसे चेंज नहीं कर पाओगे और इसी के ऊपर डिपेंड होगा कि तुम कैसा परफॉर्म करते हो। और रायन वही चूज करता है जो वो पिछली 99 टाइम्स से चूज करता हुआ आ रहा था, और उसे नाम देता है ब्लैक सायथ। और ये बॉडी उसे ज्यादा नॉर्मल लग रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो इस बॉडी में ज्यादा टाइम तक रहा है। उसके बाद वहां पर और लोग टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं जिन्होंने ज्यादातर मेहनत इस चीज में लगाई थी वो कितने अच्छे और कितने लंबे और कितने सुंदर दिख रहे हैं। वहां पर कोई भी परेशान नहीं दिख रहा था, बल्कि एक लड़का बहुत ज्यादा खुश दिख रहा था, शो ऑफ कर रहा था, और ये क्लियर था कि उन्होंने अपने आप को सुंदर बनाने में सारे पॉइंट्स लगाए हैं। और रायन कहता है कि अगर इनके पास एक ब्रेन सेल भी होता तो इन्हें पता होता कि ये करने से उनकी मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी, वो ज्यादा बड़ा टारगेट बन जाएंगे, और एक बार अगर वो मर गए तो वो मर गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे, कोई सेकंड चांस नहीं होगा। और उसके बाद वो देखने लग जाता है कि जो लड़का उसे बुली करता था वो कहां पर है, और उसके बाद हमें वो दिखाया जाता है वो बहुत लंबा और मस्कुलर था, एक्स्ट्रा मस्कुलर था। और रायन सोचता है कि हमेशा की तरह ये फ्लैशी चीजें करेगा और इस बेवकूफ को ये नहीं पता कि इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब सब लोग अपने अपने नए एवेटार के साथ वहां पर एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वहां पर एंजल आती है और कहती है कि तुम लोग तो बड़ा मजा कर रहे हो, तुम्हारे मजे को खत्म करती हूँ। और उसके वहां पर आते ही हवा में टेंशन बढ़ जाती है, सब दोबारा से पैनिक करने लग जाते हैं कि अब आगे क्या होगा। उनमें से एक आदमी ऊपर देखता है और उससे एक सवाल पूछता है कि यहाँ पर 18 मिलियन लोग तो नहीं लग रहे हैं, और वो हंसने लग जाती है और वो कहती है कि यही सिर्फ एक लोकेशन नहीं है, ऐसी हजारों लोकेशंस है और वो अलग अलग एंजल्स के साथ हैं। वो अचानक से गुस्सा हो जाती है और उन्हें क्विक रन डाउन देती है कि यहाँ पर होगा क्या, और उसके बाद उन्हें कहती है कि अपने मन में एक स्टेटस विंडो को इमेजिन करो। और जैसे वो करते हैं उनके सामने उनकी स्टेटस विंडो अपीयर हो जाती है, और रायन अपनी स्टेटस विंडो को देखकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि उसे दोबारा से सारे लेवल्स को ग्राइंड करना होगा और मेहनत करके दोबारा से आगे बढ़ना होगा। और वो उन सबको बताती है अगर तुम्हारे अंदर गेम की बेसिक नॉलेज भी है तो तुम समझ गए होगे कि इस टाइम पर तुम बिल्कुल नूब हो, तुम्हारे पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है, कोई पॉइंट्स नहीं है, तुम्हें मेहनत करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, ग्राइंड करना होगा। और अगर तुम 20 के 20 लेवल पार कर लेते हो
हो तो तुम सरवाइव तो कर ही जाओगे, उसके साथ साथ तुम एक विश भी मिलेगी, तुम कुछ भी विश कर सकते हो। उसके बाद वो उन्हें कहती है कि तुम अपनी इन्वेंटरी को इमेजिन करो क्योंकि तुम्हारे पास उसमें कुछ है, मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया है। वहां पर एक सिंगल रून पीस होता है जो एक्सप्लेन करते हैं कि इससे तुम्हें कुछ स्पेशल पावर्स मिलेंगे और ये तुम तभी यूज कर सकते हो जब तुम लेवल 1 पर हो, और उन्हें बताती है कि उसे यूज कैसे करना है। और वो कहते हैं कि तुम्हें जो कोई पावर्स मिलेंगे या जो कुछ भी तुम्हें मिलेगा तुम बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड रहोगे। और जब सब कुछ क्लियर हो जाता है अब वो इस क्वेस्ट को शुरू करती है और वो बेवकूफ बुली कोई टाइम नहीं लगाता, वो तभी के तभी अपने रून पीस को यूज कर लेता है कि तुम सबको मतलब हर एक इंसान को 100 गॉब्लिन्स को हराना है। और तभी वहां पर गॉब्लिन्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं और ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने वर्चुअल रियलिटी को बहुत ही बढ़िया तरीके से इंटीग्रेट कर दिया और ये कोई वीडियो गेम हो। और वो सब यहाँ पर टेस्ट सब्जेक्ट्स हैं। और उसके बाद वो एंजेलिक लेडी वहां पर 10,000 फियर्स गॉब्लिन को छोड़ देती है और उनके खिलाफ होते हैं बस और बस 5,000 अनट्रेन्ड इंसान। और वो सारे गॉब्लिन्स को इशारा करती है कि मारने के इरादे से आगे बढ़ो, एक भी इंसान जिंदा नहीं बचना चाहिए। और इंसानों को कहती है कि लड़ो और अपने आप को प्रूफ करो। अब रायन वहां पर सबसे आगे जाता है, अपनी जेब में हाथ डालकर आगे बढ़ रहा होता है और वो जैसे ही पहले गॉब्लिन को देखता है और उसे जोरदार तरीके से मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है। और बाकी सबको लगता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अब रायन को पता था कि पहला इंप्रेशन हमेशा के लिए रहता है और वो चाहता था कि सबको उसका नाम याद रहे। और इसका एक इकलौता रीजन ये है कि वो सारे के सारे यूजलेस पेस्ट को, जो कि कीड़े मकोड़े यहाँ से वहां घूमते रहते, दूसरे लोगों को परेशान करना, उन्हें बुली करना, वो सब उससे दूर रहे। और उसका क्लियर तरीका ये है कि वो सबको दिखा दे कि वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद वो एक डैगर उठाता है जो कि गॉब्लिन के हाथ से गिर गया था। और इसके साथ साथ वो ये भी चाहता है कि वो एंजल भी उसे नोटिस करे। वो आगे बढ़ता है, एक के बाद एक गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है। और वहां पर सारे लोग सोच रहे थे क्या ये कोई सीक्रेट सोल्जर था जो कि मिलिट्री कैंप से सीधा यहाँ पर आया था। और तो वो उसका निकनेम देखते हैं ब्लैक सायथ, जो कि उन्हें बहुत ज्यादा कूल लगता है। अब बाकी सारे लोग भी ये सोचने लग जाते हैं कि ये इतना ही आसान होगा, क्यों ना हम भी आजमाएं, वैसे भी गॉब्लिन सबसे वीक होते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक गॉब्लिन लंच करता है और अपना डैगर सीधा उसकी चेस्ट में घुसा देता है। और तब सबको रियलाइज होता है कि ये कोई भी हार्मलेस ट्यूटोरियल फाइट नहीं है, ये रियल डील है। वहां पर लोगों के चेहरे पर डर दिखना शुरू हो जाता है और उसकी हेल्प करने की बजाय वो वहां से भागते हैं। और उसके बाद वहां पर गॉब्लिन्स का एक स्वॉर्म आता है और लोगों पर अटैक करना शुरू करता है। और रायन को पता था कि इन सब के दिमाग में क्या चल रहा है। इन्होंने यही सोचा था कि ये कोई तो गेम है, लेकिन अब उन्हें रियलाइज हो चुका है ये क्या है। उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट किक इन करती ही होगी और उसके बाद वो बस अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे और भागेंगे। अब रायन को पता है कि यहाँ पर भागने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने भी ऐसा 2 बार ट्राई किया था और 2 बार मरने के बाद उसे समझ में आया था कि यहाँ पर भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। एक लड़की भी ऐसा ही कर रही थी जब वो एक इनविजिबल वॉल में जाकर टकरा जाती है, जिससे बाकी सबको भी क्लियर हो जाता है कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें फाइट करनी ही पड़ेगी। अब यहाँ पर दिक्कत ये नहीं थी कि वो स्ट्रांग नहीं थे, जो लोग स्ट्रांग भी थे वो भी मॉडर्न ह्यूमंस थे। उन्होंने आज तक मक्खी मच्छर को भी नहीं मारा था और अपने सर्वाइवल के लिए गॉब्लिन को मारना उनके लिए बहुत बड़ा टास्क था। और यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए उन्हें अपने आप को बदलना होगा। एक के बाद एक वहां पर इंसान गिरना शुरू करते हैं, वहां पर इंसान मरना शुरू करते हैं। और वहीं ऊपर से वो एंजेलिक लेडी ऊपर से मजे ले रही थी, उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। उसे पता था कि गॉब्लिन्स वैसे तो बहुत ज्यादा वीक होते हैं, लेकिन जब उन्हें इकट्ठा कर दिया जाए और उन्हें 1-2 हथियार या फिर डैगर्स दे दिए जाए तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। उसे पसंद आ रहा था और फाइनली वो रायन पर थोड़ा बहुत ध्यान देने लग जाती है, जो कि रायन का प्लान था। उसके बाद वो स्टेटस विंडो को देखती है और वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि यार मैं बस इनकी प्रोग्रेस को देख सकती हूँ, इनकी पर्सनल चीजों को नहीं देख सकती। लेकिन फिर वो सोचती है कि अरे नहीं, ये मुझसे बहुत ज्यादा नीचे हैं, तुच्छ इंसान है, ये मेरे लायक काम नहीं है। लेकिन वो ब्लैक सायथ यानी रायन को देखकर बहुत ज्यादा एंटरटेन फील कर रही थी। और वहीं दूसरी तरफ रायन एक के बाद एक बटर की तरह उन सारे गॉब्लिन्स को काटते हुए आगे बढ़ रहा था और अब उसके गोल अचीव होने में सिर्फ और सिर्फ 25% की लिमिट बची हुई थी। इसीलिए वो अपनी पेस को इंक्रीज करता है और ज्यादा गॉब्लिन्स को मारना शुरू करता है, और वो भी और जल्दी। वो इतने फियर्सली आगे बढ़ रहा था कि बाकी सारे बचे हुए गॉब्लिन्स डर की वजह से पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि उन्हें रायन के पास नहीं जाना। और इसकी वजह से उसे कुछ सेकंड का ब्रेक मिल जाता है। अपनी स्टेटस विंडो ओपन करता है और वहां पर उसे पता चलता है कि वो लेवल 4 पर पहुंच चुका है।
और इस गेम में जब भी कोई लेवल अप करता है उसे 2 पॉइंट्स मिलते हैं और वो अपने किसी भी फीचर में उसे ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर वो ऐड करता है स्पीड में, क्योंकि उसे पता था कि इस हेवनली अटैक गेम में जैसे ही वो स्पीड के स्टैट्स को इंक्रीज करता है वो 2 चीजों को इंक्रीज कर देता है, उसके अटैक की जो स्पीड होती है वो, और जो उसकी नॉर्मल स्पीड होती है उसे भी इंक्रीज कर देता है। और वो अपने सारे के सारे पॉइंट्स उसमें इसलिए लगाता है क्योंकि उसे पता था कि गेम के स्टार्टिंग में स्पीड से इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं होता। अब उस एंजल की अटेंशन ग्रैब करने के बाद अब रायन सोचता है कि जल्दी से इसे खत्म करने का टाइम आ चुका है। वो अपने डैगर को फेंकता है जो कि वापस उसके पास आ जाता है, लेकिन रास्ते में वो बहुत सारे गॉब्लिन्स को मारते हुए वापस आता है। अब ये देखकर बाकी सारे गॉब्लिन्स वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि भागने का फायदा नहीं है, लड़ने का फायदा नहीं है। लेकिन रायन फुल स्पीड में वहां पर जाता और मेक श्योर करता है कि कोई भी गॉब्लिन जिंदा ना बचे। इससे वो फाइनली अपनी क्वेस्ट को पूरा कर लेता है। अब जैसे ही वो पहले लेवल को क्लियर करता है वो अपने मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। उसने इतनी जल्दी ये सब कुछ इसलिए नहीं किया था क्योंकि उसे यहाँ पर फर्स्ट आना था। उसने ये सब कुछ इतनी जल्दी भी किया था क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर बोर्ड पर भी नंबर 1 आना चाहता था, जो कि वो अचीव कर लेता है। तभी उसके सामने एक गोल्डन विंडो अपीयर होती है जहां पर लिखा हुआ था कि उसने 10 मिनट और 21 सेकंड में लेवल 1 को कंप्लीट कर लिया है। और तो उसे ये भी पता था कि टॉप 3 रैंकर्स को एक सीक्रेट चीज मिलती है और फर्स्ट रैंक अचीव करने वाले को और भी कुछ स्पेशल मिलता है। उसे एक बेस टियर वेपन बॉक्स मिल गया था। वो अपने उस रिवॉर्ड को खोलता है और वहां पर उसे वैरायटी ऑफ वेपन्स दिखाई देते हैं और उन सब में से रायन स्टिलेटो को चूज करता है जिसकी अटैक पावर 15 थी और उस गॉब्लिन वाले डैगर को साइड में फेंक देता है। उसके बाद वो डिसाइड करता है कि वर्ल्ड लीडर बोर्ड को बाद में चेक करेगा। वो अपने आसपास देखता है लोग अब भी स्ट्रगल कर रहे थे उन गॉब्लिन से लड़ने में। और उसके बाद उसे अपनी स्टेटस विंडो पर एक और टाइटल मिलता है, द लास्ट टाइम ट्रेवलर, जो कि उससे आज से पहले कभी नहीं मिला था। अब वो क्यूरियस होता है और वो रून को यूज करता है जो उसे इस लेवल के स्टार्टिंग में मिला था और उसे टाइम रिवर्सल का रून मिला था जिससे कि वो टाइम को रिवर्स कर पाएगा। लेकिन तभी उसे विंडो में एक पॉपअप आता है कि उसका रून ढंग से इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक इन्फिनिट टाइम लूप क्रिएट कर सकता था जो कि बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड होता और स्टोरी कभी आगे ही नहीं बढ़ती। और उसे ये समझ में आता है कि उसके 100th रिग्रेशन की वजह से उसे एक नया टाइटल मिल चुका है और उसे समझ में आता है कि टाइटल्स बस एक अपग्रेडेड वर्जन होते हैं रूइंस के। और अपने टाइटल्स की डिटेल पढ़ते हुए उसे पता चलता है कि ये उसे एक रेयर एबिलिटी देता है जिससे वो मरने के बाद एक बार दोबारा से रिग्रेस कर सकता है या जिंदा हो सकता है। और तब उसे पता चलता है कि ये रिवाइवल स्किल ज्यादातर प्रीस्ट के लिए रिजर्व्ड होती है और वो भी उन्हें ही रिवाइव कर पाते हैं जिनकी 30% जिंदगी बची होती है या 30% हेल्थ बची होती है। लेकिन रायन को जो टाइटल मिला है वो प्रीस्ट से भी ज्यादा पावरफुल है। वो 0% हेल्थ पर जाकर भी किसी भी टाइम पर अपने आप को रिवाइव कर सकता है और उसकी हेल्थ 100% हो जाएगी, जो कि इस गेम में उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। और वो तभी के तभी सिस्टम के हाइड फीचर का यूज करता है और उस एक स्पेशल स्किल को छुपा देता है। अपनी स्टेटस विंडो चेक करने के बाद वो अपने आसपास देखता है कि किसने अभी तक टास्क खत्म किया है और उसके बाद वो बुली के बारे में सोचता है और उसे पता था कि ये इस लेवल को कंप्लीट कर जाएगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा कावर्ड है और दूसरों को आगे भेजकर खुद बच जाता है। जैसे ही इंसानों और गॉब्लिन्स का नंबर सेम होने लगता है वो एंजल बोर होने लग जाती है, इसीलिए वो 5000 और गॉब्लिन्स को वहां पर बुला देती है। और इसी टाइम पर वो इंसान जो कि मर चुके थे वो उनकी बॉडी डिसअपियर होने लग जाती है और उनके लव्ड वंस जो उनके आसपास होते हैं वो बस आंसुओं में बैठकर देखते रहते हैं। उसके बाद जो गॉब्लिन्स की सेकंड वेव आई थी वो ह्यूमंस को ओवरवेल्म कर देती है। उसके बाद धीरे धीरे बहुत सारे लोग क्वेस्ट को पार करने लग जाते हैं। वो अपने मार्क पर रीच कर जाते हैं जो कि 5000 का था। उसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाई करने लग जाते हैं और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वहां पर राउंड एंड होता है और वो गायब होने लग जाते हैं। वहां पर एक आदमी होता है जो कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गॉब्लिन को मारना है, लेकिन वो एंजल कहते हैं कि नहीं, सिर्फ आधे लोग ही क्वालिफाई कर सकते हैं और वो आधे लोगों का नंबर कंप्लीट हो चुका है और वो बस गायब हो जाते हैं, वो इस एग्जिस्टेंस से ही मिट जाते हैं। और वो बाकी सब वो कहते हैं कि तुम्हें अपने आप को लकी समझना चाहिए कि तुम इस लेवल 1 को पार कर पाए। अगर तुम्हें लेवल 2 को पार करना है तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी होगी। उसके बाद उन सब के स्टेटस विंडो आते हैं जहां पर उन सबको 1000 गोल्ड पॉइंट्स मिले थे जिससे वो गेम में बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं जो कि उन्हें लेवल 2 में हेल्प करेंगी। और वहां पर लीडर बोर्ड भी होता है जहां पर नंबर 1 पर रायन होता है और उसकी वजह से सबको पता चल जाता है कि आखिरकार नंबर 1 पर कौन है।
और वो रायन से पूछती है कि तुम इतने स्ट्रांग कैसे हो गए, क्या तुम्हें कोई बहुत ही ओवरली पावरफुल रूइन मिला था। अब रायन उसे चिढ़ाते हुए कहता है क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता कि मुझे कौन सा रूइन मिला है। लेकिन वो अपने आप को और अपनी इज्जत को बचाने के लिए कहती है अरे नहीं मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद रायन उसे कहता है क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ। और रायन उसे कहता है कि जो रिवॉर्ड मुझे मिला है नंबर 1 आने के लिए वो मेरे लिए बहुत ही छोटा सा है। और ये सुनकर वो एंजल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती क्योंकि उसे पता था कि ये घटिया इंसान बस कुछ गॉब्लिन्स को मारने के लिए गिफ्ट डिमांड कर रहा है। और वो रायन को गुस्से में कहती कि जरा रिपीट करना तुमने अभी अभी क्या कहा। और रायन बहुत ही आसानी से अपने सेंटेंस को रिपीट कर देता है, कहता है कि कोई क्या मुझे कोई ढंग का प्राइज मिलेगा, ये क्या घटिया प्राइज है। अब वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, वो सोचती है कि वो रायन को भी उड़ा दे, लेकिन वो अपनी पावर का पहले यूज कर चुकी है और एक गेम में वो एक ही बार ये कर सकती है। अगर वो अपनी पावर्स को दोबारा से यूज करती है इसे मारने के लिए तो वो रूल्स को तोड़ देगी, जिससे हायर अप्स उस पर गुस्सा हो जाएंगे और उससे सजा मिलेगी। फिर उस एंजल के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो रायन से पूछती है क्या तुम्हें सच में एक दूसरा रिवॉर्ड चाहिए। रायन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, और उसे कहते कि नॉर्मली तो रूल्स मुझे रोकते हैं ये सब कुछ करने के लिए, लेकिन वो बाकी सारे इंसान को वेट करने के लिए कहते हैं। और उसके बाद रायन को कहते हैं कि मेरे साथ चलो। वो रायन को प्राइवेटली कहीं पर बुलाती और ये देखकर बाकी सारे इंसान जेलस होने लग जाते हैं कि यार इसे रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, ये इतना ताकतवर क्यों है, क्या इसे सच में कोई ऐसी पावर मिली थी। वो ये भी सोचने लग जाते हैं क्या इस गेम में बार्गेनिंग करना अलाउड है, क्या हम भी बेटर रिवॉर्ड मांग सकते हैं। वो उसे जंगल में ले जाती है जहां पर बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे थे कि रिवॉर्ड कितना अच्छा होगा, लेकिन वो एंजल आगे चलते चलते बस ये सोच रही थी कि इंसान कितने घटिया होते और लालची होते हैं, इन्हें कुछ भी मिल जाए इनका पेट कभी नहीं भरता। लेकिन अभी के लिए वो अपने गुस्से को शांत कर लेती क्योंकि उसे पता था कि वो इस गेम के साथ इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि ये गेम हायर बींग्स ने बनाया था। और जब वो आगे चल रही तो उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। और वो इंसान को पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं मार सकती, ये उसकी पावर्स में नहीं है, ये अधिकार उसे नहीं मिला है। लेकिन उसके पास एक और प्लान था, उसे बस ये मेक श्योर करना था कि कोई भी उसे करते हुए ना देखे। अब वो जब सही स्पॉट पर पहुंच जाती है तो पीछे मुड़ती है और तभी वहां पर एक मुक्का आता है जो कि उसकी नाक पर लगता है। और जैसे वो अपने आप को देखती है उसकी नाक से उसका गोल्डन कलर का खून आ रहा था। अब वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि एक इंसान की हिम्मत कैसे हुई। अब जो गुस्से में उसकी तरफ जाती है वो वहां से गायब हो चुका था। रायन उसके पीछे आ जाता है और उसके पहले पंख को पकड़ता है, उसके बाद गर्दन से पकड़कर उसे नीचे लेटा देता है और उसके पंख को काट देता है और उसे क्लियरली बता देता है कि अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और ये करने के बाद वो उसे टॉन्ट करता है और उससे पूछता है क्या तुम्हें भी दर्द हो रहा है उन इंसानों की तरह जिन्हें तुम यहाँ पर जबरदस्ती लेकर आए थे। इस टाइम पर एंजल गुस्सा से ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी। वो उसे पूछती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन रायन एक स्माइल के साथ उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पंख में तुमने एक डैगर छुपा कर रखा था और तुम मुझे मारने वाली थी। लेकिन वो सीधा मना कर देती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। लेकिन रायन एक स्मर्क के साथ उसका नाम लेता है, ब्रेल मुझे पता है तुम क्या कर रही थी। और उसके बाद वो पैनिक करने लग जाती है कि नॉर्मल इंसान को मेरा नाम कैसे पता है। इसके बाद रायन अपनी इन्वेंटरी से वो डैगर निकालता है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो बहुत ज्यादा डेस्परेटली ब्लफ करने की कोशिश करती है कि मैं अपनी वही पावर यूज कर सकती हूँ जो मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में की थी। और रायन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे पास ना तो अथॉरिटी है ना ही वो पावर बची है, वो तुम एक बार यूज कर सकती हो और वो तुम यूज कर चुकी हो। उसके बाद वो और भी ज्यादा डर जाती है और दोबारा से ब्लफ करने की कोशिश करती है कि मेरे दोस्त जब यहाँ पर आएंगे तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। लेकिन रायन उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा। बाकी सारी एंजल्स जिन्हें तुम अपनी फ्रेंड्स कह रही हो वो सब तुम्हारी ही तरह नार्सिसिस्ट हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे साथ क्या होता है। अगर तुम अभी कभी मर भी जाती हो तब भी वो यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए भी नहीं आएंगी। और अब वो उसे कहती है अरे नहीं नहीं रुको रुको, इसमें तुम्हारा ही नुकसान है, अगर तुम मुझे मार दोगे तुम वापस नहीं जा पाओगे। लेकिन रायन उसे कहता है मुझे पता है, जैसे ही रिवॉर्ड्स अनाउंस होते हैं उसके बाद ह्यूमंस खुद ही टेलीपोर्ट हो जाते हैं और दोबारा से अपनी दुनिया में चले जाते हैं, तो हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो बार बार बार्गेन करने की कोशिश करती है, कोई तो घटिया से एक्सक्यूज बार बार लेकर आती है। लेकिन रायन उसे कहता है मुझे पता है, मुझे गेम के बारे में सब कुछ पता, मुझे तुम्हारे बारे में भी पता है और तुम यहाँ पर रहो ना रहो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस इस बड़े से गेम में एक चेस पीस की तरह हो और कुछ नहीं। तुम बस यहाँ पर प्लेयर्स को गाइड करने के लिए हो और कुछ नहीं। उसके बाद उस डैगर को आर पार कर देता है
और जैसे ही वो ये करता है उसे पता चलता है या फिर उसके सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन आती है, वो पहला इंसान है जो कि एंजल स्लेयर बना है, जिसने किसी एंजल को मारा है। इसके साथ साथ उसे एंजल ब्लड और रून ऑफ स्लॉटर भी मिलता है। और अब हमें बताया जाता है कि ये पहली बार नहीं है जब रायन ऐसा कुछ कर रहा है। जब पहले इसने ऐसा किया था तो इसे लेवल 13 पर ये पता चला था, क्योंकि उस टाइम पर सारे के सारे प्लेयर्स एंजल से लड़ रहे थे। लेकिन ये रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के लिए था जो सबसे पहले एक एंजल को मारता है। तो अब इसके स्टैट्स डबल हो जाते हैं। उसके साथ साथ जब भी ये किसी डिवाइन क्रीचर से लड़ रहा होता है तो स्टैट्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। मतलब अब इसके पास एक इन्फिनिट लूप हो सकता है अगर वो इसे ढंग से यूज करे तो। लेकिन इसके बाद वो उस गोल्डन बॉटल को देखता है जिसमें एंजल्स ऑफ ब्लड था, और यही एक रीजन था जिसकी वजह से वो इस एंजल के पीछे आया था, क्योंकि ये स्पेसिफिकली एक प्लेयर को ऑप्शन देता है कि वो रीपर क्लास को चूज कर सके, या फिर तुम इसे एक प्रोफेशन की तरह भी कह सकते हो। ये हर एक प्लेयर को चूज करने का मौका मिलता है जब वो लेवल 10 या उससे ऊपर पहुंच जाता है, जहां पर 30 अलग अलग तरह के प्रोफेशन होते हैं। और ये प्रोफेशन चूज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई स्पेशल क्वेस्ट पूरी करो या फिर कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं, उन्हें कंप्लीट करते जाओ, तब तुम्हें जाकर एक ऑप्शन मिलता है कि तुम वो प्रोफेशन चूज कर सकते हो। लेकिन कुछ प्रोफेशंस पर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, वो इतने नॉर्मली नहीं मिलते हैं, जिनमें से एक है रीपर क्लास। और एक यूनिक कैटेगरी में आते हैं जो कि सिर्फ एक ही इंसान को मिलते हैं। और एज एक्सपेक्टेड ये प्रोफेशन एक अलग लीग में होते हैं, इनके अलग बेनिफिट्स होते हैं, ये बहुत ही पावरफुल होते हैं और इनके पास हाईएस्ट चांस होता है कि वो इस गेम को कंप्लीट कर सके। उसके बाद इसे जितने भी एक्सपीरियंस पॉइंट मिले होते हैं वो सब के सब एक जगह पर डाल देता, क्योंकि उसे पता था कि अगले राउंड में क्या आने वाला है, और वो जल्दी से जल्दी बस लेवल 10 पर पहुंचना चाहता ताकि वो रीपर क्लास को एक्टिवेट कर सके। और तो रायन को ये भी पता था कि ये उसका आखिरी चांस है और उससे अपना बेस्ट करना होगा ताकि वो सबसे आगे पहुंचकर इस गेम को कंप्लीट कर सके, तभी सारे के सारे इंसान बच पाएंगे, वरना ह्यूमैनिटी तबाह हो जाएगी। उसके बाद वो वहां पर खत्म होता है और वो सारे के सारे इंसान दोबारा से टेलीपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं, अपनी रियल बॉडीज में आते हैं, जहां पर आकर वो हैरान हो जाते कि यार ये हो क्या रहा था, क्या हम सो रहे थे, सपना देख रहे थे। और फिर वो टाइम चेक करते, जितना टाइम उन्होंने उस गेम में स्पेंड किया था उतना ही रियल लाइफ में भी होता है। मतलब अगर वहां पर उन्होंने 10 घंटे बिताए थे तो यहाँ पर भी 10 घंटे बीत चुके हैं। कुछ के हाथ पैर दर्द कर रहे थे, किसी का सर दर्द कर रहा था, और जो बुली और उसका ग्रुप होता है वो अपने आपस में देखते कि यार हो क्या रहा है। और फिर वो नोटिस करते ही कुछ लोग अभी भी मोशनलेस थे। फिर सारे इंसान आपस में बात करने लग जाते हैं और वो ये कंफर्म करते हैं कि ये कोई सपना नहीं था, ये सच्चाई थी, और जैसे ही अगला लेवल शुरू होगा उन्हें दोबारा से वहां पर भेजा जाएगा। सभी इंसान अपने अपने दोस्त रिश्तेदारों के पास जाते हैं देखने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उनका शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, वो सांस नहीं ले रहे हैं, तब उन्हें समझ में आता है इस गेम की सिवियरिटी का, कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। अगर तुम गेम में मारे जाते हो तो तुम असली दुनिया में भी मारे जाओगे। और ये जो रूल बताया था एंजल ने कि सिर्फ 50% लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, ये कोई मजाक नहीं था, ना ही कहने का तरीका था, ये सच्चाई थी। लेकिन इसके बाद जो बुली होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि यहाँ पर अमीर और गरीब, कमजोर और ताकतवर सबके पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड है, सब लोग एक बराबर हैं। उसके दोस्त वहां पर पैनिक करने लग जाते हो, लेकिन वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ। उसका दोस्त कह रहा होता है कि अनफेयर है, लेकिन वो उसे कहता है कि दुनिया हमेशा से अनफेयर थी, आज जाकर वो फेयर हुई है। और उनके साथ जो टकला होता है वो कहता है कि मुझे पता है कि हम सब ये नहीं मानते कि हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, लेकिन तब भी मैं कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स को अचीव करना चाहता हूँ, और उसमें अगर मुझे एक गेम पार करना पड़े तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस सब कुछ ट्राई करते करते यहाँ से चला जाता हूँ तब भी मुझे दुख नहीं होगा। लेकिन उसके बाद वो बुली देखता है कि यार वो कहाँ गया रायन। फिर वो सोचता है यार उस जैसा वीकलिंग तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसके बाद वो बुली देखता है कि उसके आसपास एक इंसान था जो पूरे आर्मर में था और वो हवा में बेवकूफों की तरह देख रहा था। फिर उसे पता चलता है कि वो अपनी स्टेटस विंडो को एक्सेस कर सकता है और वहां पर सब लोग अपनी स्टेटस विंडो को देख सकते हैं, लेकिन किसी और की विंडो को नहीं देख सकते। वहां पर वो देखता है कि उसे क्या क्या पावर मिली थी और उसकी स्ट्रेंथ कितनी इंप्रूव हो गई है। वो एक पत्थर को उठाता और अपने हाथ से उसे तोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि गेम में जो कुछ भी हुआ था वो उनकी रियल बॉडी को भी इफेक्ट करता है। उसके बाद एक न्यूज आती है जहां पर बताया जाता है कि एक अजीब सी एक एंजल आई थी जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अजीब सी दुनिया में चले गए थे। पहले से सपना बताया जाता है, लेकिन रायन को पता था कि जब ये खबर फैलेगी कि जो लोग अभी उठ नहीं रहे हैं वो हमेशा के लिए जा चुके हैं, तो पूरी दुनिया में पैनिक हो जाएगा, जिसमें आधे अनकॉन्शियस लोग जो अभी तक थोड़े बहुत दिख भी रहे हैं कि ये रिकवर कर सकते हैं, वो भी हार्ट अटैक से मर जाएंगे, जिसमें कुछ फेमस सेलिब्रिटीज भी होंगे। लेकिन असली केओस तब शुरू होगा जब पुलिस को ये पता चलेगा जो सर्वाइवर्स थे उनके पास रियल पावर्स आ गई हैं और अब
अब वो उस गेम के लेजिटिमेट प्लेयर्स हैं। शुरुआत के लेवल्स पर वो कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं रहेंगे क्योंकि उनकी पावर थोड़ी बहुत ही इंक्रीज हुई है, लेकिन आगे जाकर उनके पास इतनी पावर्स हो जाएगी कि एक इंसान को संभालने के लिए पूरी मिलिट्री भी कम पड़ेगी। इसलिए रायन डिसाइड करता है कि वो पहले ही जाकर सिचुएशन को हैंडल करेगा, इससे पहले कि बहुत सारे लोगों को पावर मिले और वो फाइनल राउंड आने से पहले ही अर्थ को डिस्ट्रॉय ना कर दे। क्योंकि इस गेम की जो फाइनल लेवल होती है उसे क्लियर ना कर पाने के बाद अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन उससे पहले इंसान ही उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और वो डिसाइड करता है कि वो इसे प्रिवेंट करेगा एक ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ जीत कर। वो दुनिया के सामने अपने आप को ऐसा दिखाएगा जैसे वो सबसे पावरफुल और कोई भी उसे टच नहीं कर सकता और सब उसकी बात मानेंगे। लेकिन रायन को यह भी पता है कि टॉप 4 प्लेयर्स को उसे अपनी टीम में लेना होगा क्योंकि लास्ट राउंड के लिए उसे 5 लोगों की जरूरत है। लेकिन अभी के लिए उसके पास इससे भी इंपॉर्टेंट एक काम था। वो अपने अपार्टमेंट में जाता है जहां पर वो अपने भाई को चेक करने के लिए जाता है। वो देखता है कि उसके भाई ने आज भी डिनर के लिए 1 कप रामन खाया था और कुछ नहीं खाया था। उसके बाद अपने भाई को देखता है और मेक श्योर करता है कि वो कोई आवाज ना करे जिससे वो उठ जाए। और अब वो बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो अकेले भी सेफली यहाँ पर सो सकता है, कोई उसे परेशान करने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। उसके भाई की हाइट बहुत ज्यादा हो गई थी, लेकिन अब भी वो बहुत ज्यादा पतला था और वो सिर्फ और सिर्फ 7th ग्रेड में था। और उन दोनों के पेरेंट्स कार क्रैश में मर गए थे, जिसके बाद वो अपने बड़े भाई के साथ रहता है। वो अपने छोटे भाई के हाथ पर वो बैंडेज देखता है और उसके बाद वो लाइट जला देता है और उसे कहता है कि जल्दी उठो, हमें यहाँ से जाना है। उसका भाई कहता है कि यार भाई सुबह सुबह क्यों उठा रहे हो, कहाँ जाना है? लेकिन वो ब्लैंकेट को हटाता और कहता है कि चल जल्दी चल, हमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज संभालनी है और मैं जाते वक्त बताऊंगा कि आखिरकार करना क्या है। और उसका भाई कहता है अगर तुम्हारी ये कोई रैंडम मॉर्निंग वॉक है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। लेकिन रायन एक बहुत ही सीरियस वॉइस में उसे कहता है कि कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, इसीलिए अभी सोने का टाइम तो बिल्कुल नहीं है। उसका छोटा भाई पूछता है कि क्या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के टाइम पर कुछ हुआ था? रायन उसे कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी के लिए चलो यहाँ से। अब वो एक गली में से जा रहे होते हैं जहां पर उसका भाई सोचता है कि आखिरकार रायन इतना ज्यादा टेंस क्यों हो गया है, ऐसा क्या हुआ होगा। और तब रायन उसे कहता है कि जरा न्यूज को चेक करो। जब वो खराटे ले रहा था तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा था और उसके भाई का मुंह खुला रह जाता जब वो देखता है कि ये असली है या फिर कार्टून वर्ल्ड है। एक एंजल आई, बहुत सारे लोगों को ले गई, कुछ लोग मर गए, कुछ जिंदा हैं, कुछ के पास पावर्स हैं। और तब रायन उसे बताता है कि उन लोगों में से मैं भी एक था और मैं बेयरली यहाँ पर जिंदा आ पाया हूँ। अब उसका भाई उससे पूछता है क्या तुम सच में ठीक हो, क्योंकि उनके पेरेंट्स के क्रैश के बाद सिर्फ वही एक उसका फैमिली मेंबर बचा है। और उस टाइम पर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन उसका भाई हमेशा ऐसे खड़ा रहा था जैसे उसके पेरेंट्स अब भी उनके साथ हैं। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है और उसे लगता है कि उसका भाई भी ये हैंडल नहीं कर पाएगा कि अचानक से उसे एक अलग दुनिया में ले जाया गया जहां पर उसे मॉन्स्टर से लड़ना था और वहां पर जो लोग मारे जाएंगे वो असली दुनिया में मारे जाएंगे। लेकिन रायन को पता होता है कि उसका भाई क्या सोच रहा होगा और उसे बताता है कि गेम में जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो रियल वर्ल्ड में भी स्ट्रांग हो जाते हैं। तो एक ऐसा इंसान जो मेरे जैसा कमजोर सा दिखता है वो भी पावरफुल हो सकता है। वो अभी भी यकीन नहीं कर रहा था और रायन उसे कहता है कि जब तुम मुझे लड़ते हुए देखोगे तो तुम्हारी सारी की सारी दिक्कतें गायब हो जाएंगी, बस तुम्हें मुझे फॉलो करना है और देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ। लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं जब तक कि तुम मुझे बता नहीं देते जो तुम अपने मन में दबा कर बैठे हो। उसके बाद रायन अपने भाई के हाथ पर वो बैंडेज देखता है और उसके बुली का नाम कह देता है। और ये सुनकर उसका छोटा भाई और भी ज्यादा पैनिक करने लग जाता है। इसे कैसे पता है कि वो कौन है जो इसे परेशान कर रहा था। और रायन कहता है कि मुझे सब कुछ पता है। उसके बाद वो पूछता है क्या तुम्हें शुरुआत से सब कुछ पता था? मैंने बहुत कोशिश की थी ये सब कुछ छुपाने की क्योंकि मैं तुम्हें और दिक्कतें नहीं देना चाहता था। लेकिन बदले में रायन उससे माफी मांगता है क्योंकि मैंने कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो। और पास्ट लाइफ में रायन को ये न्यूज मिली थी, ये पता चला था, वो भी सबसे वर्स्ट वे में। वो सो रहा होता जब उसका भाई कहता है कि मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ और उसके थोड़ी देर बाद उसे कॉल आता। उसे लगा था कोई नॉर्मल कॉल होगी, उसे नहीं लगा था कि कुछ भी सीरियस होगा, लेकिन किसी औरत का कॉल आया था और उसे कहती है कि तुम स्टूडेंट के गार्डियन हो, तुम्हें अभी कभी हॉस्पिटल आना होगा। और पता ये चलता है कि रायन के भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है कि उसकी विजन ही गायब हो जाती है। और उस टाइम पर उसे बहुत ज्यादा वीक महसूस होता है कि वो अपने भाई को भी नहीं बचा पाया। और इस टाइम पर वो मेक श्योर करने के लिए आया है कि ऐसा कुछ ना हो। इसके बाद हमें रायन के छोटे भाई का बुली दिखाया जाता है जो कि बहुत ही मोटा सा होता है और एक लड़के को मार रहा होता है कि तू पैसे क्यों नहीं लेकर आया। और जो उसके साथी होते वो भी हैरान हो जाते कि यार ये कितना ज्यादा जालिम हो सकता है। और वो सोचते हैं कि भाई तुम्हारे साइज की बाइक तो नहीं मिलेगी।
तुम्हारे साइज की बाइक के लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए और उसके लिए कहीं से तो पैसे जुगाड़ने पड़ेंगे। फिर वो सोचते हैं कि हम पैसे किससे ले सकते हैं, और उसके दोस्त सोचने लग जाते हैं, सोचते और उसके बाद उन्हें रायन के भाई का नाम याद आता है और वो कहते हैं कि उससे ले सकते हैं। लेकिन वो मोटा कहता है कि हम जब भी उसे मारते हैं उसके पास कभी कोई पैसे नहीं होते हैं, वो यूजलेस बम है, उसके माँ बाप नहीं है, वो पैसे कहाँ से लेकर आएगा। लेकिन फिर वो सोचते हैं कि उसका एक बड़ा भाई भी है, शायद उसके पास पैसे हो सकते हैं। और जैसे वो ये सोचते हैं उनके सामने दो विजिटर आते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि रायन और उसका भाई होता है। और ये देखकर वो सब के सब स्माइल करने लग जाते हैं और कहते हैं कि यूजुअली अगर किसी का नाम लो और वो सामने आ जाए तो उसे डेविल कहते हैं, लेकिन मेरे सामने तो मेरा गिफ्ट आ गया है। और उन दोनों को देखते ही वो मोटा चिल्लाने लग जाता है कि इधर आ, जिससे रायन का भाई तो डर जाता है लेकिन रायन वहीं पर खड़ा रहता है और उसे कोल्ड स्टेयर लुक देता है और कहता है कि मोटे तेरे दिन तो खत्म हो चुके हैं। और वो मोटा कहता है कि तू अपने साथ एक और इंसान को लेकर आया है ताकि वो भी पंचिंग बैग बन सके। और वो रायन के भाई से पूछता है कि आखिरकार तू अपने साथ किसको लेकर आया है, क्या ये भी तेरी तरह पंचिंग बैग बनेगा। उसके बाद रायन आगे आता है और अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, जहां पर वो मोटा और ज्यादा स्माइल करने लग जाता है कि कमाल की बात है, आज तो मुझे पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन पहले वो अपने साथियों को भेजता है ये टेस्ट करने के लिए कि आखिरकार रायन कितना ताकतवर है। और वो पहला बुली तो सोचता है कि यार तू कितना छोटा है, वो हंसते हंसते पागल हो जाता है। लेकिन रायन उसे जवाब देता है एक जोरदार मुक्के से जो सीधा उसकी नाक पर लगता है और वो बड़े से धमाके के साथ नीचे गिरता है। और वो दूसरा जो सस्ता सेलिब्रिटी होता है वो आता है और रायन पर अपनी पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन वो सिर्फ हवा में ही मुक्का चला पाता है। रायन तो साइड हट जाता है और रायन उसे इतना जोरदार मुक्का मारता है कि वो जाकर डब्बों में गिर जाता है। इसके बाद दो और गुंडे वहां पर आते हैं जिन्हें रायन बस एक ही सेकंड में जमीन में लेटा देता है। और ये देखकर वो मोटा पीछे नहीं हटता है बल्कि वो और ज्यादा हंसने लग जाता है। वो सोचता है कि तेरे भाई ने कहीं से बॉक्सिंग लेसन लिए हैं, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक तो इसकी हाइट कम है, पतला सा है और ये इतना स्ट्रॉन्ग पंच तो बिल्कुल नहीं मार सकता कि ये मुझे हरा सके। और वो एक विलेन की तरह उसके पास जाता और कहता है कि तुम शायद एक बात भूल गए थे कि बॉक्सिंग लेसन के बाद भी वेट कैटेगरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम हाइट में छोटे हो, तुम्हारा वेट कुछ नहीं है, तुम मुझे तो बिल्कुल नहीं हरा पाओगे। लेकिन रायन बस उस बड़े से टेडी बियर पर हंसता और कहता है कि तुम न्यूज नहीं देखते क्या। अब रायन को हंसता हुआ देखकर वो मोटा और ज्यादा गुस्सा हो जाता और उस पर अपनी पूरी ताकत से पंच करता है। लेकिन रायन उस पंच को डॉज करता और उसके बाद यहां से वहां जंप करते हुए देखता ही कैसे मोटा एक पंच लैंड करवाने के लिए कुत्ते की तरह यहां से वहां उछल रहा है। और वो मोटा हाफने लग जाता है कि मैं एक भी मुक्का क्यों नहीं मार पा रहा हूं। लेकिन उसके बाद रायन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता, उसके हाथ में ब्लू ऑरा आ जाता है। रायन उस फाइट को खत्म करता है उसके चिन पर एक जोरदार अपर कट मारकर। और उसके बाद रायन कहता है कि तू मुझसे बिल्कुल भी पंगा नहीं लेता अगर तू थोड़ी सी भी न्यूज देखता तो। लेकिन वो मोटा बहुत ज्यादा ढीठ था। उसके बाद भी वो रायन पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन रायन उसके सामने से गायब होता है, पीछे आता है और उसकी डबल चिन पर एक जोरदार मुक्का मारता है। अब वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो उससे गालियां देने लग जाता है। लेकिन उसके होश तो तब उड़ते हैं जब अपना हाथ देखता है, वहां पर खून था और उसका एक दांत मिसिंग था। लेकिन ऑब्वियसली ये बहुत ज्यादा ढीठ था और दोबारा से रायन पर अटैक करता है। लेकिन रायन भी कोई दया नहीं दिखाता, वो बार बार उसे पंच करता है और उससे एक पंचिंग बैग बना देता है। उसके सारे के सारे लूजर दोस्त ये देख रहे होते हैं और सोचते हैं कि यार ये कितना ताकतवर है। लेकिन वो मोटा कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जीत रहे हो क्योंकि तुम पहले पंच कर देते हो। अगर मैं एक पंच तुम पर लैंड कर पाऊं तो उठने की हालत में नहीं रहोगे। उसके बाद वो वन पंच मैन की तरह अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही मुक्के में उसे खत्म करने के लिए जाता है। लेकिन रायन उसका मोमेंटम, उसकी स्पीड उसी के अगेंस्ट में यूज करता है और उसे दीवार में फेंक कर मारता है। वो जमीन पर था और रायन खड़ा हुआ था। उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि जो दर्द तुम दूसरों को देते हो वो खुद को मिला तो कैसा लगता है। और उस टाइम पर रायन को याद आता है कि कैसे हर एक पास्ट लाइफ में उसने अपने भाई को इग्नोर किया था, जिसका रिजल्ट बहुत ज्यादा बुरा हुआ था। और अब सरप्राइजिंगली ये मोटा भीख मांगने लग जाता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो, बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह जिन्हें ये बुली करता था। अब इसके बाद रायन उसके पास जाता और वो डर से अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन रायन उसका हाथ पकड़ के रखता है, उसकी आंखें खोलने का इंतजार करता है। और रायन के चेहरे पर एक ग्रिन थी, बिल्कुल डेविल जैसी। और वो कहता है कि सबसे बड़ी गलती तुमने ये नहीं की थी कि तुम पैदा हुए थे, सबसे बड़ी गलती तुमने ये की थी कि तुमने मेरे भाई को बुली किया था। और उसके बाद उस मोटे को एक सेकंड लगता है प्रोसेस करने के लिए कि ये इतनी बड़ी आवाज, इतनी लाउड आवाज कहां से आई थी। उसके हाथ टूटने की आवाज थी। वो दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाता, अपने हाथ को देखता है जो कि ब्रोकली की तरह हो गया था। लेकिन रायन उसे छोड़ता नहीं है, उसका दूसरा हाथ पकड़ता है और वो भी ऐसे ही कर देता है। और वो हड्डी टूटने की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उसके दोस्त वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब रायन का भाई उतना स्ट्रांग नहीं हुआ था क्योंकि वो किसी गेम में नहीं गया था, उसने वो सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था, इसीलिए वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेता है। लेकिन रायन मेक श्योर करता है कि कभी भी उसके भाई के आसपास ना आए।
और रायन उसके ऊपर खड़ा था और वो स्माइल करते हुए कहता, तुझे क्या लगा था मैं तेरी ये घटिया एक्टिंग देखकर तुझे छोड़ दूंगा? मुझे पता है कि तुझ जैसा घटिया इंसान कभी नहीं सुधर सकता, लेकिन मैं ये मेक श्योर करना चाहता हूँ कि मेरे भाई के पास आएगा तो इससे भी ज्यादा दर्द होगा। और रायन फिर कुछ ऐसी चीजें करता है जो कि यूट्यूब पर दिखाना सेफ नहीं होगा। उसके बाद जब वो और उसका भाई जा रहे थे तो उसका भाई पूछता है कि तुम अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? क्या तुम सीक्रेटली ट्रेन कर रहे थे, वो भी काफी सालों से, जो जिसके रिजल्ट अब दिख रहे हैं? लेकिन रायन उसे कहता है कि मैंने बताया तो सही, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो गेम वर्ल्ड में गए थे और वो और ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उसके बाद वो अपनी इन्वेंट्री से निकाल कर वो डैगर दिखाता है और उसका भाई इंस्टेंटली फैन बॉय हो जाते कि कितने कमाल का है। और रायन उसे बताता है कि जो मैंने अभी अभी किया था ये सब कुछ उसी की वजह से है, मेरे स्पीड बूस्ट एनहेंसमेंट की वजह से, जिससे मैं अर्थ के टॉप लेवल एथलीट से भी आगे निकल चुका हूँ। अब उसका भाई और ज्यादा सवाल पूछने लग जाता है, जिस पर रायन बस ऐसे ही श्रग ऑफ करके आगे चलने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि जब लास्ट टाइम उसने बहुत ज्यादा शेयर किया था तब किसी और प्लेयर ने इसे उठा लिया था और उसका भाई बच तो गया था, लेकिन रायन नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा से ऐसा कुछ भी हो। लेकिन उसके बाद वहां पर उसे अपने भाई के पेट से आवाज आते हुए दिखती है और वो कहता है कि चलो कुछ खा कर आते हैं। वो कन्वीनियंस स्टोर पर जाते हैं और वहां पर एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी बात होती है। उसका भाई कहता है कि रामंस तो यहाँ पर है, तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन रायन उसे कहता है कि टेंशन मत लो। वो अपने बैंक से बचे हुए सारे पैसे निकालता है और अपने भाई को कहता है कि तुम एक्सपेंसिव फूड आइटम में से जो चाहे वो ले सकते हो। उसका भाई पहले तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि कहीं हमारे पैसे खत्म ना हो जाए, लेकिन उसके बाद वो चिकन नगेट्स उठाता है और बहुत ज्यादा खुश था क्योंकि उसने बहुत लंबे टाइम से रामन्स के अलावा कुछ नहीं खाया था। और उसका भाई कहता है कि मैं हमेशा से ट्राई करना चाहता है, लेकिन रायन कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में लेकर चलूंगा जहां पर तुम जो चाहे वो खा सकोगे। उसके बाद रायन वहां पर लॉटरी टिकट्स लेकर आता है और उसका भाई पूछता है कि तुमने कितने पैसे खर्च किए? और रायन बताता है कि मैंने अपनी सारी लाइफ सेविंग्स इस पर खर्च कर दी है। उसका भाई पहले तो पैनिक करने लग जाता है, लेकिन उसके बाद वो क्यूरियस होता है और पूछता है कि तुमने हर एक चीज पर सेम नंबर्स को मार्क क्यों किया है? उसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहां पर वो अपने अपार्टमेंट में होते हैं और उसका भाई बस परेशान हो चुका था, उसके चेहरे से पसीने आ रहे थे जब लॉटरी नंबर्स अनाउंस हो रहे थे, क्योंकि अगर वो लॉटरी नंबर्स नहीं निकलते हैं तो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएंगे, उनके पास कोई पैसा नहीं होगा। लेकिन अगर वो जीत जाते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे होंगे। लेकिन उसकी चिंता बहुत जल्दी खत्म होने लग जाती है धीरे धीरे जैसे ही नंबर अनाउंस होते हैं और जो नंबर उसके भाई ने मार्क किया था वो एग्जैक्टली वही नंबर आता है और वो नंबर 1 विनर्स होते हैं। और वहां से वो खुश हो जाता है, वो सोचता है कि मैं लग्जरी डिनर एंजॉय कर सकता हूँ, हमारी जिंदगी बढ़िया हो सकती है, अब ना तो मैं कमजोर हूं ना ही मैं गरीब हूं। रायन ने एक ही बार में 20 लॉटरी टिकट्स पर सेम नंबर डाला था, मतलब वो नंबर 1 प्राइज 20 बार जीत चुका है। उसका भाई बहुत ज्यादा खुश होता है और वो चिल्लाने लग जाता है, लेकिन रायन उसे कहता है कि शांत हो जाओ, तुम नेबर्स को डिस्टर्ब कर दोगे। एक लाइफ में रायन भी कभी इतना ही खुश हुआ था, लेकिन अब उसे पता है कि प्लेयर्स की वजह से इकोनॉमी टैंक होगी और इस टाइम पर बहुत सारे पैसे जीतना कोई बड़ी बात नहीं होगी। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, इसीलिए वो पहले पैसे इकट्ठा कर रहा है। उसके बाद रायन बैंक में जाता है बहुत ही आराम से और वहां पर जाकर कहता है कि मैं नंबर 1 विनर हूं। और वो उसे देखकर सोचता है कि यार नंबर 1 विनर काफी यंग लग रहा है। वो रायन से पूछता है कि तुमने टिकट कहाँ खरीदी थी, और वो जैसे ही ब्रांच नंबर बताता वो पैनिक करने लग जाता है। अब हमें बताया जाता है कि जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वो भी थोड़ी सी गलत थी, क्योंकि एक आदमी उसके पास रिसेप्शनिस्ट के पास आया था और उसने उसे बताया था कि एक ही स्टोर से 100 टिकट परचेज की गई थी और वो सारे के सारे कोई ना कोई प्राइज विनर्स थे। इसका मतलब क्लियर था कि किसी एक इंसान ने उन सारी टिकट्स को खरीदा है और उसने क्लियरली कहा था कि अगर वो विनर यहाँ पर क्लेम करने के लिए आता है तो डायरेक्टर को यहाँ पर जरूर बुलाना। उसके बाद वहां पर डायरेक्टर आता है जो कि बहुत ज्यादा ईगर था उससे मिलने के लिए, उसे बहुत ही पोलाइटली ग्रीट करता है और उसके बाद अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है जहां पर उसके सारे प्राइज मनी उसे मिल सकते हैं। और वहां पर उसकी सेक्रेटरी बहुत ही पोलाइटली उन दोनों को ग्रीट करती, क्योंकि उसे लग रहा था कि डायरेक्टर अपने बेटे के साथ वहां पर आए, लेकिन डायरेक्टर वहां पर क्लियर करता है कि ये हमारा नंबर 1 विनर है लॉटरी का। और रिसेप्शनिस्ट तभी के तभी समझ जाती कि ये वही लिविंग लेजेंड है जिसने एक बार में 100 टिकट्स को बाय किया था और सारे के सारे जैकपॉट्स हिट किए थे। अब वो कोशिश करती है कि पागल ना हो जाए और उससे पोलाइटली बात करने लगती है, लेकिन रायन उसे कहता है कि फॉर्मेलिटीज को छोड़ो, ये रही मेरी टिकट्स, मुझे मेरा पैसा दो और कुछ नहीं। उसका दिमाग शॉर्ट सर्किट होने लग जाता है जब वो ये देखती है कि सारी की सारी टिकट्स पर सेम नंबर है, सेम विनिंग नंबर। वो कंफर्म करती है, ऑथेंटिकेट करती है कि सारी की सारी टिकट्स असली है। और उसके बाद रायन उससे पूछता है कि
कि मुझे ये बताओ कि टोटल अमाउंट कितना होगा। और टैक्सेस में उसे 33% सरकार को देना पड़ता है, उसके बाद भी उसे 15 बिलियन वॉन मिलते हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो एक छोटे से स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट होंगे जो कि बहुत ही कमाल का होगा, उसमें हाई सिक्योरिटी होगी और उसके साथ साथ वो ट्रेडिंग भी शुरू कर देगा। स्पेशली जब उसे पता है कि बिटकॉइन बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, वो अपना सारा पैसा उस पर डंप करेगा, फिर वो वैल्यूएशन में ग्रो होगा और उसके बाद उसके पास और भी ज्यादा पैसा होगा। उसके बाद वो जाकर ये न्यूज अपने भाई को बताता है कि हम एक बढ़िया सा अपार्टमेंट रेंट कर रहे हैं, हम अमीर हो चुके हैं। और उसका भाई कहता है कि हम खरीद ही क्यों नहीं लेते, हम अभी भी रेंट पर क्यों हैं। और वो बताता है कि टेक्निकली हम अमीर नहीं हैं, क्योंकि मैंने थोड़े बहुत पैसे बचाकर बाकी सारे के सारे एक कॉइन में इन्वेस्ट कर दिए हैं। और वो फिर से शॉक हो जाता है कि मैंने उतने पैसे गंवाए हैं जितने टोटल मैंने आज तक जिंदगी में देखे भी नहीं थे। रायन उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि अरे तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो बूढ़े आदमी ने पहले टिकट्स बताई थी उसने अगले 4 राउंड की भी टिकट्स बताई हैं, तो हम गरीब नहीं होंगे। और उसका भाई उसे हिलाकर कहने लग जाता है कि भाई गलती से भी भूल मत जाइयो कि नंबर क्या है, क्योंकि अगर तू नंबर भूला हमारी जिंदगी दोबारा से वही हो जाएगी। और रायन मनी मन सोचता है कि मैं चाह कर भी नहीं भूल पाऊंगा, आखिर हमने इतनी जिंदगियां जी है, 99 बार वो जिंदगी जी है और हर बार मुझे वही नंबर याद रहता है। और जाते वक्त रायन उसे कहता है कि जल्दी से बैग पैक करना शुरू कर, हम अभी का भी मूव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उसका बुली होता है वो अभी भी दीवार में मुक्के मारकर सोच रहा होता है कि यार मैं कितना स्ट्रांग हो चुका हूं। वो दीवार में गड्ढे बना रहा होता है और वो सोचता है कि मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूं, मैंने अपने सारे पॉइंट्स पावर में लगाए थे, स्ट्रेंथ में लगाए थे। और तो और वो अलग इसलिए भी है क्योंकि उसे रून ऑफ स्ट्रेंथ मिला था, जिससे उसके स्टैट्स पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। और इस टाइम पर वो इतने कॉन्फिडेंस में होता है कि उसे लगता है कि वो माइक टाइसन और बाकी सारे बॉक्सर्स को एक साथ हरा सकता है। इसके बाद वो सीधा जाता है रायन के घर पर, जहां पर उसका दरवाजा खटखटाता है कि ओए डरपोक सामने आ, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और उसके बाद वो रायन का चेहरा इमेजिन कर रहा था जब वो ये सब कुछ शुरू होने से पहले स्मर्क या फिर ग्रिन कर रहा था, और उसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता रहता है, ऊपर से एक बूढ़ा आदमी आता और कहता है कि अबे बेवकूफ तू कर क्या रहा है। उस बुढ़े को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुली बोलता है और कहता है कि अपना काम कर बुढ़े, तू ऐसे बात कर रहा है जैसे ये बिल्डिंग तेरी है। और वो कहता है कि एक्चुअली ये मेरी ही बिल्डिंग है, मैं यहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ। फिर वो बुढ़ा उससे पोलाइटली पूछता है कि क्या तुम उसके कोई दोस्त हो। वो अपने लास्ट 2 ब्रेन सेल का यूज करता है और कोऑपरेट करने का फैसला करता है और पूछता है कि अरे हाँ, मैं उसका पुराना दोस्त हूँ, मैं बस यहाँ पर आया था उसे देखने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो कहीं किसी मुसीबत में ना हो। मैंने बहुत लंबे टाइम से उससे बात नहीं की थी। लेकिन वो बुढ़ा उसे न्यूज देता है कि वो दोनों भाई तो यहाँ से पहले ही जा चुके हैं, वो भी 2-3 दिन पहले ही। तुम कितने बेवकूफ हो, तुम किस तरह के दोस्त हो। उसने तुम्हें ये भी नहीं बताया कि वो यहाँ से जा रहा है। और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर गया है, लेकिन वो कहता है कि उसने किसी को नहीं बताया कि वो कहाँ पर गया है। और तुम किस तरह के दोस्त हो, तुम्हें ये नहीं पता वो कहाँ गया है। लेकिन वहां पर रायन का भाई बिल्कुल अमेज्ड हो चुका था कि यहाँ पर इतनी अलग अलग तरह की सर्विसेज हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है, और वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान पहली बार गांव से शहर में आया हो और वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहा हो। अब रायन का भाई उसे कहता है कि हमें इतने बड़े अपार्टमेंट की भी जरूरत नहीं है और ये काफी महंगा भी होगा। रायन कहता है कि इसका रेंट बस महीने का 22 मिलियन है। और वो हैरान हो जाता है कि 22 मिलियन, ये अपार्टमेंट हम दोनों के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा है। लेकिन रायन उसे समझाता है कि मुझे इस घर के स्पेस की जरूरत नहीं है, मुझे यहाँ की सिक्योरिटी की जरूरत है। क्योंकि वो बताता है कि हर महीने की 1 तारीख को मैं कंप्लीटली रेंडर हो जाऊंगा, मेरे पास कोई कॉन्शियसनेस नहीं होगी और मैं उस गेम में चला जाऊंगा। और उस टाइम पर मुझे बहुत ज्यादा खतरा होगा और मुझे ऐसी जगह की जरूरत है जहां पर मेरी सेफ्टी हो। क्योंकि उसे पास्ट लाइफ में याद था, ऐसे हुआ था कि मोस्टली लोग उस गेम में जाकर तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन असली दुनिया में उनकी बॉडी कंप्लीटली अनआर्म्ड और हेल्पलेस थी। इसीलिए वहां से कुछ लोग आते थे जो प्लेयर्स पहले ही हायर करके जाते थे, इसीलिए वो अगर गेम के बाहर मर गए तो अंदर भी मर जाएंगे। और ये सुनने के बाद उसका भाई थोड़ा सा उदास हो जाता है और कहता है कि माफ करना, तुम्हें मुझ पर टाइम वेस्ट करना पड़ रहा है, मुझे समझाना पड़ रहा है। लेकिन रायन उसके कंधे पर हाथ रखता और कहता है तुझे सच में लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा? मैं बिल्कुल वापस आऊंगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। और अपने भाई को कहता है कि बहुत लंबे टाइम बाद हमें कुछ मिला है तो एंजॉय कर, यहीं इसी बिल्डिंग में 5 स्टार होटल में, वहां से कुछ भी ऑर्डर कर ले, तब तक मैं अपने मैसेजेस चेक करता हूँ। और जब वो मैसेजेस चेक करने जाता है तो उसका जो ओल्ड बुली था उसने बहुत सारे वॉइस मेल छोड़े थे जो कि बहुत ज्यादा गुस्सा और पूछ रहा था कि तू कहां पर, मुझे जल्दी बता, मैं वहां पर आता हूँ। अब रायन अगले दिन उठता और वहां पर उसका भाई कंप्लीटली तैयार था और बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। रायन उससे पूछता कि तुम कहां जा रहे हो और वो बताता है कि मैं राइस केक लेने जा रहा हूँ। रायन हैरान हो जाता है कि 99 लाइफ्स में उसके भाई ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। अब रायन
उससे पूछता है कि आखिरकार ओकेजन क्या है, और उसका भाई कहता है कि मैं बस नेबर्स को थोड़ा नाइसली ग्रीट करना चाहता हूँ, हम अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तो क्यों ना सबसे मिला जाए, नेबर से दोस्ती की जाए। और रायन सोचता है कि ये काफी अच्छी बात है और कहता है कि जस्ट टू बी सेफ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जो पहले नेबर के पास जाते हैं वहां पर एक बूढ़ी औरत आती जो कि बहुत ज्यादा स्वीट थी, और वो सोचती है कि इस टाइम पर भी लोगों के अंदर ये ट्रेडिशन बचा हुआ है कि वो नेबर्स को ग्रीट करते, वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं। वो नेक्स्ट नेबर के पास जाते लेकिन वहां पर कोई नहीं होता, वो वहां से मुड़कर जाने लगते हैं, लेकिन वो तभी वहां से सामने से एक लड़की आ रही थी और वो बहुत ज्यादा स्वीट लग रही थी, और वो एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस थी जिसे रायन का भाई तो जानता था लेकिन रायन नहीं जानता था। फिर वहां पर थोड़ी गहमा गहमी होती है कि उसका बॉडीगार्ड आ जाता है कि तुम कौन हो, ये क्यों लेकर आए हो, कहीं तुम स्टॉकर तो नहीं हो। रायन उन्हें समझाता है कि हम यहीं पर शिफ्ट हुए हैं, हम कोई स्टॉकर नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं कि तुम कौन हो। लेकिन उसका भाई बहुत ज्यादा फैन बॉय बन जाता है कि कितनी खूबसूरत है, कितनी फेमस है। और वो लड़की अंदर जाते वक्त उन दोनों की तरफ देखती है एक अपोलोजेटिक वे में, जैसे वो माफी मांग रही थी अपने बॉडीगार्ड की रूडनेस के लिए। और इस सेलिब्रिटी, इस लड़की का नाम होता है सीओ, और वो न्यूज पढ़ रही होती कैसे जो फेमस सेलिब्रिटी लोग होते जो दूसरे दुनिया में गए थे, उस गेम वर्ल्ड में गए थे, वो ज्यादातर मारे जा चुके हैं क्योंकि लोग उन्हें ढूंढते हैं, मारते हैं, वरना वो असली दुनिया में कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ हो जाता है और वो बहुत ज्यादा चिंता में होती है। और उसी टाइम पर उसके एक कलीग का फोन आता है कि उनके एक सीनियर दुनिया से चले गए हैं, तो क्या तुम उनके फ्यूनरल पर चलोगी। फिर वो वहां से स्नैप बैक करते और सोचते हैं कि यार मुझे कौन ही मारने आएगा, क्योंकि मैं इतनी फेमस भी नहीं हूं, मैं एक वन हिट वंडर हूं, और मुझे ज्यादा लोग जानते भी नहीं है। अगर मुझे वो रून की स्पेशलिटी नहीं मिली होती उस गेम से तो शायद कोई मुझे पूछता भी नहीं। उसके बाद वो फोन को रखती है और उसके बाद उसके पीछे उसका बॉडीगार्ड आता है, और उस टाइम पर वो सोच रही थी कि ये घर, ये गाड़ी, ये बॉडीगार्ड सब कुछ मेरी कंपनी ने असाइन किया है। बॉडीगार्ड आता है और पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। पहले तो वो मना करती है लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मुझसे फ्रीली बात कर सकती हो, और वो कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी कि रियल वर्ल्ड में भी और गेम वर्ल्ड में भी मैं कैसे सर्वाइव करूंगी, क्योंकि वहां पर सेलिब्रिटीज मक्खियों की तरह गिर रहे हैं। और उसका बॉडीगार्ड उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हर स्टेप में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें बचाऊंगा, एटलीस्ट मैं पूरी कोशिश करूंगा। उसके बाद वो कहती है वो राइस केक सच में अच्छा लग रहा था, उन्हें ऐसे टर्न डाउन करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहता कि तुम पहले ही मोटी हो रही हो, तुम और ज्यादा नहीं कर सकती। लेकिन फिर वो कहती है कि वो प्लेजेंट्रीज तो अच्छी होती हैं, ऐसे ट्रेडिशन आज के टाइम पर कौन रखता है, और ये बहुत ही नाइस होता अगर मेरे अच्छे नेबर्स होते। लेकिन वो कहता है कि इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आजकल लोग बस कुछ देने के लिए नहीं बल्कि लेने के लिए आते हैं, वो कोई ना कोई फेवर चाहते हैं तभी वो कुछ अच्छा करते हैं। लेकिन सीओ को ये बात कन्विंस नहीं करती, क्योंकि उसे वो दोनों ही बहुत ही भले इंसान लग रहे थे। उसके बाद वो सोचती है कि उन दोनों में से एक तो 15 साल से ज्यादा का लग रहा था, और वो सोचती है कि यार कमाल की बात है, आजकल के यंग लड़के भी किसी को मैसेकर कर सकते, गॉब्लिन्स को मारते हुए आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि कोई बड़ी बात ही नहीं थी। और उसका बॉडीगार्ड कहता है कि 100 गॉब्लिन्स को तो कोई भी मार सकता है, और वो कहती है कि कोई भी तो नहीं मार सकता, उसके लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टैलेंटेड होना पड़ेगा या फिर तुम जैसा कोई बॉडीगार्ड होना पड़ेगा, और फिर भी कोई भी उस ब्लैक सायत नाम के इंसान के कंपैरिजन में नहीं होगा। और वो ब्लैक सायत के बारे में सोचते हुए कहती है कि एक्चुअली मुझे उन गॉब्लिन्स के लिए बुरा लग रहा था जो उनके साथ हो रहा था, और ऐसा भी हो सकता है कि वो रियल लाइफ में कोई असैसिन हो। और वो सोचती है कि उस जैसा प्लेयर तो सेकंड राउंड को ही बहुत आसानी से सर्वाइव कर लेगा, लेकिन वो अपने लिए बहुत ज्यादा चिंता में होती है कि मैं कैसे वहां पर सर्वाइव करूंगी। रायन घर पर आता और उसका भाई वहां पर क्लीन कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई और ज्यादा काम नहीं था करने को, और रायन उसे बताता है कि इस बार हमें उतने पैसे नहीं मिले जितने पिछले 3 लॉटरीज में मिले थे। और उसका भाई उससे पूछता है कि तुम वहां पर एक्सक्यूज क्या देते हो, उन्हें अजीब नहीं लगता होगा कि सारी सारी लॉटरी तुम ही जीत रहे हो। और रायन उसे कहता है कि एक बूढ़ा आदमी वो मेरे सपनों में आता, मुझे बता देता है कि क्या लॉटरी नंबर है। और ये सुनकर सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि बस इसका लक है और इसके मन में वहम है और कुछ नहीं। उसका भाई उसे पूछता है क्या तुम अब भी सारे के सारे पैसे उसी कॉइन में डंप कर रहे हो, और वो कहता है कि हाँ हमारे पैसे डबल हो चुके हैं। और वो कहता है कि भाई ज्यादा लालची होने की जरूरत नहीं है, अब हम उसे निकाल सकते हैं, हमारे पास काफी पैसे हैं। लेकिन रायन उसे कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ। उसके कुछ दिन बीतते हैं, वो बाहर जाते हैं, खाना खाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। अब नेक्स्ट लेवल आने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट बचे थे, और वहां पर रायन बेड पर लेट जाता और उसका भाई साइड में उसका ख्याल रख रहा था, और उसे कहता है कि बस जब मैं यहाँ से जाऊं तो मेरा ख्याल रखना, बाकी का सारा काम सिक्योरिटी देख लेगी और कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें वापस जरूर आना, और रायन उसे याद दिलाता है कि मैंने तुम्हारे पुलिस के साथ क्या किया था, मैं जरूर वापस आऊंगा। और उसे कहता है कि जाओ तुम भी सो जाओ, क्योंकि हम दोनों सेम टाइम पर उठेंगे और मैं बिल्कुल सेफ रहूंगा। उसके बाद वो टेलीपोर्ट होता गेम में, और वहां पर बाकी सारे इंसान भी आ जाते जो पहले लेवल में थे, और वहां पर एनवायरमेंट
एनवायरनमेंट कंप्लीटली बदल चुका था। लोग हैरान थे कि ये किस तरह का एनवायरनमेंट है, पिछली बार तो ऐसा कुछ नहीं था। और सब लोग वहां पर रायन को ही देख रहे थे, मतलब ब्लैक सायद को देख रहे थे और उसके ओवरवेलमिंग ऑरा को देख रहे थे और उससे दूरी बनाए रख रहे थे, क्योंकि ऑब्वियसली जब तुम लेवल 1 में ऐसा परफॉर्म करोगे तो सब दूर ही रहना पसंद करेंगे। उसके बाद वहां पर एक नई एंजल आती है जो कि बिल्कुल उसकी जैसी ही दिख रही थी। वहां पर लोग सवाल करने लगते हैं कि वो एंजल कहां पर गई, और वो कहती है उसका कुछ छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आ पा रही थी और उस टाइम पर वो स्माइल कर रही थी। लेकिन उन सब वो कहती कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही क्वालिफाइड हाथों में हो। और उसके बाद वो अपने मेजेस्टिक विंग्स खोलती है और अनाउंस करती है कि लेवल 2 है क्या। उन सब के सामने विंडो पॉपअप होती है जो कि उनके सिस्टम विंडो में बताती है कि उन्हें करना क्या है। उन्हें अगले 3 घंटे में एक जोन रिप्रेजेंटेटिव चुनना है। और ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता क्योंकि उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि उन्हें सीधा लड़ाई में फेंक दिया जाएगा। उनमें से एक इंसान पॉइंट आउट करता है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ सर्वाइवर जितने अभी हैं उतने ही इस राउंड के बाद रहेंगे, जिससे वहां पर एक एक्साइटमेंट की वेव आ जाती है। और उसके बाद वो एंजल एक्सप्लेन करती है कि इसका मतलब क्या है, और वो एक्सप्लेन करते हैं कि तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर आज कोई बैटल नहीं होने वाली, कोई लड़ाई नहीं होने वाली। तुम्हें बस और बस एक जोन रिप्रेजेंटेटिव को चुनना है और उसके पास एब्सोल्यूट अथॉरिटी होगी। जो वो कहेगा वो बाकी सबको मानना पड़ेगा और वो मजबूर हो जाएंगे वो मानने पर। अब वो कमांड कुछ भी हो सकती है। अगर वो तुम्हें कीड़े की तरह रेंगने के लिए कहेगा तो तुम्हें वो करना होगा और तुम करने पर मजबूर हो जाओगे। अगर वो तुम्हें कुछ करने के लिए कहता है तो वो भी तुम्हें करना पड़ेगा। कुछ लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट पावर होगी बाकी सब के ऊपर। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि यार वोट किसको करें, क्योंकि इतना ट्रस्टवर्दी तो कोई नहीं है। और सबको बताती कि 3 घंटे बाद सबके पास एक चांस होगा कि वो वोट कर सकते हैं। और एक ब्लू बालों वाला लड़का उससे पूछता है क्या यहाँ पर कोई छुपी हुई टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। लेकिन वो एंजल एक बहुत ही अजीब सी स्माइल के साथ उससे कहती है कि नहीं, कोई कंडीशंस नहीं है, एंड आई एम श्योर कि वहां पर कुछ ना कुछ कंडीशन जरूर होंगी। वो उन सबको कहती एक बार जब तुम वोट कर दोगे उसके बाद तुम्हें आराम से घर जाने का मौका मिलेगा और ये बहुत ही चिल राउंड है। उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पर खुश होते हैं, लेकिन रायन बस अनरीडेबल एक्सप्रेशन के साथ सामने देख रहा होता है। वो एंजल वहां से गायब होती है और जाते वक्त वो कहती है कि टाइम लिमिट के अंदर अपना फैसला ले लेना। और उसके बाद वहां पर एक टाइमर आ जाता है। वहीं पर जो बुली होता है वो गुस्सा हो जाता है, वो सोचता है कि किसी को तो पीट देता हूँ। उसका दोस्त उसे शांत कराने की कोशिश करता है और वो कहता है कि यार फायदा क्या हुआ, मैंने अपने सारे पॉइंट स्ट्रेंथ में डाल दिए और अब मुझे लड़ने को भी नहीं मिल रहा है। अब रायन पीछे खड़ा होकर ये सारी बातें सुन रहा था और वो कंफर्म कर लेता है इसे रूइन ऑफ स्ट्रेंथ मिला होगा। उसके बाद वो सोचता है कि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसे पास्ट 99 लाइफ में चला था। और उस टाइम पर वो अपने आप से ही बात करता है कि जहां पर सारे लोग आर्ग्यू कर रहे होंगे कौन वोट डिजर्व करता है, वो एक इंपॉर्टेंट चीज को ओवरलुक कर रहे हैं और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। और वो सोचता है कि अगर यहाँ पर मेन मिशन है तो यहाँ पर साइड मिशन या साइड क्वेस्ट भी होंगे। और लेवल 2 का साइड क्वेस्ट होता है क्लास सिलेक्शन, जो कि लेवल 10 पर आता है। और रायन चाहता है कि वो जल्दी से जल्दी रीपर क्लास को एक्टिवेट कर ले ताकि उसे वो सीक्रेट पावर्स मिल जाए जो उसे लेवल 10 पर मिलने वाली थी। वहां पर उसे एक हॉबगॉब्लिन दिखाई देता और वो एक ही बार में उसे कट कर देता है। और तो उसकी जो स्पेशल एबिलिटी थी वो उसके एक्सपीरियंस पॉइंट प्लस जो उसे रिवॉर्ड मिलते हैं उन सब को डबल कर देती है। और ये करने के बाद उसके मन में आता है कि हंट करना सही चॉइस थी। अब रायन सोचता है कि यहाँ पर अगर एक गॉब्लिन था, यहाँ पर और भी बहुत सारे होंगे। उसे बाकी सारे गॉब्लिन्स दिखाई देते, अंधेरे में उनकी आंखें चमक रही थी। रायन खुश होता और उसके बाद उन पर अटैक शुरू करता है। उन सबको काट कर अलग करने के बाद वो अपने स्टेटस विंडो ओपन करता है और वो लेवल 8 पर पहुंच चुका है। नहीं सॉरी, वो लेवल 9 पर पहुंच चुका है। अब उसके पास ऑप्शन होता है कि वो अपने स्टैट पॉइंट्स को कहां पर एलोकेट करेगा। उसका बहुत मन करता है कि मैं सारे के सारे पॉइंट्स स्ट्रेंथ में डाल देता हूं, लेकिन वो उस चीज को इग्नोर करके सारे के सारे पॉइंट्स एजिलिटी में डाल देता है, क्योंकि स्ट्रेंथ जरूरी है लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर तुम्हारा ओपोनेंट तुमसे तेज है और तुम पर पहले अटैक लैंड कर देता है तो। और तो उसे ये भी पता था ये रीपर क्लास जो अटेन करने वाला है उसमें मैजिकल और फिजिकल स्ट्रेंथ दोनों इंक्रीज हो जाती हैं, तो क्यों ना वो इस टाइम पर एजिलिटी को बढ़ा ले ताकि उसके सारे स्टैट पॉइंट्स एक जैसे हो जाएं। और तब रायन को किसी और की प्रेजेंस महसूस होती है और वो सोचता है कि यार मैं फाइट में इतना बिजी हो गया था कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया और बहुत टाइम से कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। वो अपना डैगर सामने निकालता और कहता इस सामने आ जाओ, अगर मैं वहां पर आया तो एक बार बोलने का भी मौका नहीं दूंगा। और वो बाहर आते वहां पर एक लड़की थी जो कि बिल्कुल उस एक्ट्रेस जैसी दिख रही थी और वो ब्लिंक करता और वहां पर एक और लड़का आ जाता और ये लाइकली उसका बॉडीगार्ड होगा। और उसके बॉडीगार्ड का जो नाम होता है वो एक और प्लेयर से एसोसिएटेड होता है
जो कि बहुत ही पावरफुल है, और रायन ने डिसाइड किया था कि वो बाद में जाकर उसे रिक्रूट करेगा ताकि वो उसके टॉप 5 में आ सके। और वहां पर उसका बॉडीगार्ड कहता है कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी तुम्हें हार्म करने की, इसीलिए तुम्हें गुस्सा रहने की जरूरत नहीं है। पहले तो रायन को समझ नहीं आता कि मैं इसे लेवल 20 पर मिलने वाला था लेकिन अभी मिल गया, तो थोड़ा सा ऑफ गार्ड हो जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है कि ये इस सेलिब्रिटी के साथ क्या कर रहा है, और तब उसे चमकता है कि ये शायद उसका बॉडीगार्ड हो सकता है, और इसे शायद उसी प्लेयर ने भेजा होगा जिसे बाद में रायन रिक्रूट करने की सोच रहा है। अब रायन सोचता है कि आखिरकार कब से ये मेरा पीछा कर रहे थे, और वो इसलिए भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि फ्यूचर अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो रहा है। और रायन उनसे पूछता है कि आखिरकार तुम कब से मेरा पीछा कर रहे थे, और वहां पर वो लड़की बताती है कि हम स्टार्टिंग से ही तुम्हारे पीछे थे। आई एम सॉरी, आई होप कि मैंने ओवरस्टेप नहीं किया होगा। लेकिन वो कहती कि मेरे पास एक प्रपोजल, और वो कहती है कि तुमने लेवल 1 को बहुत आसानी से क्लियर कर लिया था, तो क्यों ना एक टीम बना ले। और रायन उससे कहते कि एक टीम बनाने का फायदा तभी होता है जब दोनों को कुछ मिलता है, और मैं परफेक्टली फाइन हूं अकेले लेवल क्लियर करने में, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो मैं तुम्हारे साथ टीम क्यों बनाऊं। अब वो पहले तो कहती कि हमें थोड़ा सा रीथिंक करना चाहिए, हम वापस चलते हैं, लेकिन रायन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ जाने की जरूरत नहीं है, और वहां से चला जाता है। अब उसके बाद वहां जाने के बाद वो लड़की नीचे घुटनों पर बैठ जाती है जैसे वो कोलैप्स हो गई हो, और वो कहती है कि इसका ऑरा बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग था, ये सिर्फ कहने के लिए नंबर 1 नहीं है, ये सच में नंबर 1 है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड कहता है ओवरवेलमिंग ऑरा, मुझे तो कुछ महसूस नहीं हुआ। और उसके बाद उसे डांटने लग जाता है कि मैंने पहले ही कहा था कि इस जैसे लोग टीम में ढंग से फिट नहीं होते हैं, यहाँ पर आने का कोई फायदा नहीं था, तुम्हें थोड़ा स्ट्रांग बनना होगा, तुम सर्वाइव कैसे करोगी। और हमने इसके पीछे आकर अपना टाइम वेस्ट किया है, जो अनविलिंग है, जो टीम प्लेयर नहीं है, हमें यहाँ पर आकर कुछ नहीं करना चाहिए, चलो वापस चलते हैं। और उस एक्ट्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि इतनी पीसफुल स्टेज पर भी उसे गॉब्लिन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो भी वहां पर जाकर उन्हें हंट करेगी ताकि वो भी एक्सपीरियंस पॉइंट गेन कर सके। और वहीं एक हॉब गॉब्लिन देख रहा था कि आसपास कोई है तो नहीं, और तभी पीछे से रायन आता और उसे खत्म कर देता है। सिस्टम विंडो आती है जहां पर बताते हैं कि तुमने 60% गॉब्लिन्स को मार दिया है। और इससे पहले कि वो चैन की सांस ले पाता और ये सोच पाता कि यार टीम बनाना कितना रिडिकुलस चीज है, तभी वहां पर हाइना जैसे मॉन्स्टर आते जो कि बहुत टॉल थे। और रायन उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश होता और सोचता कि फाइनली लक मेरी तरफ है, क्योंकि इन सबको मारने के बाद मैं लेवल 10 पर पहुंच जाऊंगा। वो जाता है, सबको काटना शुरू करता है, और वो सारे मॉन्स्टर कन्फेटी की तरह उसके आसपास गिरते हैं। और फाइनली सिस्टम विंडो में नोटिफिकेशन आती है वो लेवल 10 पर पहुंच चुका है। अब वहां पर सिस्टम विंडो आती है, सब क्वेस्ट के बारे में बताती है। ज्यादातर लोग इस टाइम पर स्ट्रगल कर रहे होंगे कि हिडन जो आइटम्स हैं या फिर हिडन बेनिफिट्स हैं उन्हें कैसे लेना है, लेकिन रायन क्लियरली उस पर फोकस रहता और उसे पता था कि अगर तुम्हें एक असैसिन बनना है तो तुम्हें बहुत ही प्रिसाइजली किसी पर अटैक करना होगा, तुम्हें बजरकर बनना है तो तुम्हें 1 घंटे तक फाइट में रहना होगा। तुम किस तरीके से फाइट करते हो वो डिटरमाइन करता है कि तुम आगे जाकर क्या प्रोफेशन चूज करते हो। और रायन पास्ट लाइफ में हमेशा जाकर बजरकर या फिर अटैकर या फिर असैसिन में जाकर स्टक रह जाता था, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्लास को चेंज कैसे करना है। लेकिन अब उसे पता है और वो एंजल्स ब्लड को यूज करता है आइटम की तरह, जिससे वो अपनी क्लास को चेंज कर सकता है। सिस्टम उसे वार्न भी करता है कि तुम सोच लो, इसके बाद तुम वापस नहीं जा पाओगे। और रायन बिना सोचे समझे यस कर देता, क्योंकि उसे पता था कि इसके बाद क्या होगा। और उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा आ जाता और उसके बाद उसे ग्रिम रिपर रून मिलता है जिसे वो क्रैक करता है, और उसके बाद उसे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, एक हथियार भी मिलता है, और तो और उसे अप्रेंटिस रैंक भी मिल जाता है, और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। और इस गेम में एक और चीज होती है कि अगर तुम ढंग से क्लास चेंज नहीं कर पाते हो तो तुम हमेशा के लिए एक रुकी रह जाते हो, जो कि उसके केस में बहुत ही फायदेमंद रहा है, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे अटैक करने की सोची और उसने लेवल 2 पर ही क्लास चेंज कर ली है। रायन वो पहला प्लेयर बना था जिसने क्लास चेंज की थी, इसीलिए उसे एक और कमाल की स्किल मिलती है जिसका नाम होता है जनरल स्किल ट्रैकिंग। अगर वो किसी इंसान को जानता है तो उसे ट्रैक कर सकता है, बस उसे ये पता होना चाहिए कि वो कौन है। वो उस बॉडीगार्ड के लिए लॉक करता है और उसे ढूंढता है। जैसे ही एक बीप की साउंड आती है उसे दिखाता है कि वो बस 200 मीटर दूर है। अब रायन सोचता है कि वो मेरे पीछे यहाँ पर आए होंगे, और वो सोचता है कि मैं जाकर उसे विजिट करता हूँ। अगर मैं उसकी हेल्प करूंगा तो शायद आगे जाकर जो उसका बॉस है जिसे वो रिक्रूट करने की सोच रहा है उससे बात करने में आसानी होगी। लेकिन उसके बाद हमें वो बॉडीगार्ड और एक्ट्रेस दोनों दिखाए जाते हैं। वो किसी चीज से डरकर भाग रहे थे जहां पर वो बहुत ज्यादा चिंता में होता है, लेकिन वो अचानक से घुटनों पर गिर जाती है और कंप्लेन करने लग जाती है कि तीर से उसके पैर पर जो चोट लगी थी वो बहुत ज्यादा दर्द कर रही है। लेकिन उसका बॉडीगार्ड पूरी कोशिश करता है उसे उठाने की कि भागो, हमारी रियल बॉडीज हार्म नहीं होंगी अनटिल और अनलेस हम यहाँ पर सर्वाइव करते हैं।
उसे कहता है कि चलो चलो, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही नेस्टी आवाज आती है और ये वही बुलीज हैं जो पहले रायन को बुली करते थे असली दुनिया में, और वो इन्हें हंट कर रहे थे। और अब वो बॉडीगार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुमने इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, अब खड़ी हो जाओ, अब हमारे पास लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और वो बुली उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत है और बेवकूफी भी है कि तुम्हें लगता है कि तुम हम चारों को हरा सकते हो। और वहां पर उसका बॉडीगार्ड ट्राई करता है कि वो बात करके उसे मना ले, जैसे नारुतो करता है या फिर लूफी करता है, लेकिन नहीं। वहां पर वो बॉडीगार्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और वो वहां पर रिवील करते हैं कि हमें पता है तुमने कुछ गलत नहीं किया है, हमें तो बस वो सुंदर चेहरा चाहिए। और उसके बाद वो दोनों डिस्गस्टेड हो जाते हैं इन चारों से कि क्या सोच रहे थे, और वो बताते हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये रियल एक्ट्रेस है या फिर उस जैसे दिखने वाली कोई लड़की है। और तो और बॉडीगार्ड वो कहते हैं कि हम तुम्हें जाने देंगे, बस तुम यहाँ से मुड़ो और दफा हो जाओ। और बॉडीगार्ड सोचता है कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं स्टार्टिंग में ही इसे डिच कर देता, लेकिन एक थॉट उसके दिमाग में आ रहा था कि अगर इसे यहाँ पर छोड़ दिया तो मैं अपने बॉस को फेस नहीं कर पाऊंगा, जो कि ज्यादा बड़ी मुसीबत है। और उसका डर काफी होता है उसे फोर्स करने के लिए कि अब वो लड़ने के लिए तैयार है। वो एक आखिरी कोशिश करता है और उन्हें कहता है जो तुम करने वाले हो वो इलीगल है, लेकिन वो बुली हंसने लग जाता है और कहता है कि कहाँ कंप्लेन करोगे, उस एंजल को उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी प्लेयर्स को उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असली दुनिया में वहां पर कोई प्रूफ नहीं है। अब बातें काम नहीं कर रही थी, इसीलिए उसका बॉडीगार्ड लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले ही कुछ होता, किसी की आवाज आती है और वहां अंधेरे में से ब्लैक सायत निकल कर आता है। वो ट्री के अगेंस्ट में खड़ा था, ऑरा फार्म कर रहा था और धीरे धीरे चल कर आता है। सब लोग दूर हटना शुरू हो जाते हैं और वो कहता है कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, मुझे भी बताओ। पहले तो वो बुली बोलने की कोशिश करता है, लेकिन रायन उसे चुप करवा देता है कि चुप बैठ। उसके बाद उस एक्ट्रेस और उसके बॉडीगार्ड से पूछते हैं कि हो क्या रहा है। वो बताते हैं कि वो इस लड़की के पीछे हैं और अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं बाद में तुम्हें रिपेस जरूर करूंगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। और वहां पर रायन उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या ये बात सच है। वो ऐसे ही श्रग ऑफ करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि अपना काम करो, लेकिन ब्लैक शायद ये सब कुछ बर्दाश्त करने वाला नहीं था। अचानक से उसके आसपास एक बहुत ही ऑमिनस और आ जाता है और रायन वहां पर एक्टिंग करते हुए कहता है कि ये मेरे दोस्त है और इनके टाइम ऑफ नीड में मैं इनका साथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। और अपना रीपर क्लास का वो हथियार निकाल लेता है और मनी मन सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पर फेवर करूंगा तो इसके बॉस के साथ ढंग से डील कर पाऊंगा। और ऊपर से कमाल की बात ये है कि ये बुली इसे वैसे भी पसंद नहीं था, तो ये तो बस उसके लिए एडिड बोनस है और कुछ नहीं। और उस बुली को भी पता होता है कि उसके पास कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसने भी रायन को देखा था कि वो गॉब्लिन से कैसे लड़ रहा था। और उससे पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या करना, क्या तुम्हें लड़ना है। लेकिन वो बुली कहता है कि क्या तुम हमें जाने दोगे, और वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, जब तुम एक कुत्ते की तरह यहाँ पर जीभ निकाल कर भीख मांगोगे और जमीन पर गिड़गिड़ाओगे तब मैं तुम्हें जाने दूंगा। और वो बुली समझ जाता है कि वो बस उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहा है उसके दोस्तों के सामने और उस लड़की के सामने, इसीलिए वो कहता है कि नहीं। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैंने बहुत ज्यादा ट्रेन किया था तो अब तो मैं इसे हरा ही सकता हूँ। तो एक फॉल्स कॉन्फिडेंस के साथ वो उसे कहता है कि मैं तुमसे लड़ सकता हूँ। और रायन कहता है कि क्यों नहीं, ट्राई कर सकते हैं। और वो अपने हथियार को अंदर रख देता और कहता है कि फेयर फाइट नहीं होगी, फेयर फाइट होगी हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। और वहां पर वो बुली सोचता है कि हाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में तो मैं ही जीतूंगा। वो जैसी फाइट के लिए प्रिपेयर करते हैं, रायन अचानक से गायब हो जाता और भागते उसकी तरफ आता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मारता है। वो उड़ते हुए दूर जाता और अपने पेट को पकड़कर बैठ जाता क्योंकि उसे दर्द हो रहा था। और उसके बाद काफी पंच एक्सचेंज करने के बाद रायन उसे पीटना शुरू करता है और उसके मुंह पर जोरदार मुक्के मारता है, मारता है, मारता है। और उस टाइम पर उस बुली के दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि इतनी जोर से कैसे मार सकता है, क्या ये कोई मशीन है, क्या ये कोई गॉड है। और उस टाइम पर उसे रियलाइज होता है कि रायन उससे कम नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही ताकतवर है। और वो सोचता है कि इसके पास तो रून ऑफ स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है। और वो बुली तो गिर जाता है, रायन वहां पर उसके ऊपर खड़ा होता है, लेकिन उसका मोमेंट ऑफ पीस बिगाड़ देते हैं उस बुली के दोस्त, जो एक एरो फायर करते हैं जहां पर वो लड़की चिल्ला रही थी डॉज करो। और ऑब्वियसली रायन और ब्लैक सिंथ उसके रिफ्लेक्स इतने तेज थे कि वो अचानक ही उसे डॉज कर लेता है। अब इसके बाद रायन भागते हुए आगे जाता है, एक के बाद एक उसकी एरोज को डॉज करता है, उसके सामने जाकर कहता है कि तुम जिस भी भगवान को प्रे करते हो कर लो, क्योंकि तुम्हारा लक तब खत्म हो गया था जब तुम मुझसे टकराने के लिए आए थे। और उसका हाथ ही अलग कर देता है। उसके बाद जो उसके बाकी दो दोस्त होते हैं वो डर जाते, लेकिन तब भी रायन को चैलेंज करने की हिम्मत करते हैं। रायन अपना ब्लैक सायत निकालता है और उसे कहता है कि प्रिपेयर हो जाओ, और वो एक क्लीन स्लैश करता है जिससे उसके पैर अलग हो जाते हैं और वो दर्द से चिल्लाने लग जाता है और पूरा एनवायरनमेंट दर्द से भर जाता है। अब वो आखिरी मेंबर के पास जाता है जिसके हाथ में पहले से ही हथियार था और उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना तुमने क्या शुरू किया था। और उसके बाद उसके ऊपर भी वो मार्क आ
जाता है जो बाकी सबके ऊपर आया था और उसका हाथ भी अलग हो जाता है। अब वो सब डर से वहां कर्रा रहे थे, चिल्ला रहे थे, जहां पर रायन दूसरी तरफ आकर सोचता है कि यार ये फाइट बिल्कुल नॉर्मल थी, मुझे मजा भी नहीं आया, ना ही कोई वर्कआउट हुआ। हालांकि फाइट खत्म हो चुकी थी, लेकिन रायन तब भी उनके पास जाता उन्हें इतना डराने के लिए कि वो कभी सोचे भी ना किसी और के साथ ये करने की। और वो सब इतना डर जाते कि उन्हें लग रहा था कि आज उनकी जिंदगी यहाँ पर चल ही जाएगी। लेकिन रायन अपने उस ब्लेड को साफ करता है और कहता है कि थोड़ा टफ बनना पड़ेगा तुम्हें, क्यों तुम यही कह रहे थे ना। वो सोचता है कि इनके साथ बहुत हो चुका, और उसके बाद उसका ध्यान जाता है उस बुली की तरफ जो कि पेड़ के पीछे छुप रहा था। और रायन उसे कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, छुप नहीं सकते, मुझे हमेशा पता होगा कि तुम कहां पर हो, बाहर आओ। और इसी के साथ एक क्लीन स्लैश के साथ उसका भी हाथ अलग हो जाता है और वो दर्द से चीखने चिल्लाने लग जाता है। और रायन उसे कहता है कि तुम तो दर्द बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, सोचो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था। और ऑब्वियसली ये वो मन में कहता है। रायन उसे सोचने का या समझने का मौका भी नहीं देता और इसी के साथ दूसरा हाथ भी अलग कर देता है। और वो दोनों इस सीन से अपनी नजरें नहीं हटा पाते हैं। और उस टाइम पर उसका बॉडीगार्ड सोच रहा था कि यार ये कितना ज्यादा रूथलेस है, लेकिन फिर वो सोचता है कि यार ये मेरे बॉस जितना ही स्ट्रांग होगा। अब रायन उन दोनों से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, और वो कहते हैं कि हाँ। और रायन उन्हें कहता है कि तुम्हें इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, इनके पास फिजिकल और मेंटल दोनों की स्ट्रेंथ नहीं है कि ये कुछ भी कर पाए, बस टाइम आने पे ये वोट कर सकते हैं और ज्यादा कुछ नहीं। अब वो लड़की बहुत ज्यादा चिंता में हो जाती है और सोचती है कि अगर उससे पहले खून निकल कर ये तो क्या होगा। और रायन कहता है कि वो हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। और वो सोचता है कि यार ये लड़की इतनी ज्यादा सॉफ्ट क्यों है, ये इसे परेशान कर रहे थे, न जाने क्या क्या करने के लिए आ रहे थे, और इसे इनकी चिंता हो रही है। और रायन सोचता है कि ऐसा क्यों है, क्या ये सच में ऐसे ही, या फिर ये अपनी नाइस गर्ल इमेज के लिए सब कुछ कर रही है, इसे इतनी आदत हो गई है पब्लिक में नाइस गर्ल प्ले करने की। और तभी उसका बॉडीगार्ड उसके थॉट्स को इंटरप्ट करता है और कहता है कि सुनो, कि तुम इन्हें जिंदा छोड़ रहे हो, कहीं कोई बाद में कुछ होगा तो नहीं। और रायन कहता है कि यहाँ पर किसी को मारना असली दुनिया में कोई लीगल कॉन्सिक्वेंस नहीं दिखाता है। और ये सुनते ही उन सब के चेहरे से रंग उड़ जाता है, क्योंकि ये उन्हीं का डायलॉग था। और बॉडीगार्ड कहता है कि ये बाद में अगर तुम्हारे पीछे आएंगे तो। और रायन कहता है कि देखो इनकी तरफ, ये कहीं नहीं जाएंगे और मुझ पर अटैक तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और कहता है कि इन्हें एक्चुअल में यहाँ से एलिमिनेट करना हमारे लिए ही नुकसान की चीज होगी, क्योंकि आगे जाकर हमारे पास कम प्लेयर्स होंगे। और तब उस बॉडीगार्ड को रियलाइज होता है कि रायन ये ब्लैक शायद वो सिर्फ और सिर्फ ताकतवर नहीं है, वो समझदार भी है। अब रायन वहां से जाने लगता है और वो दोनों उससे पूछते हैं कि तुम अपने अकाउंट डिटेल्स हमें बता सकते हो, हम तुम्हें पैसे पे कर देंगे। लेकिन रायन उसे कहता है कि छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। और वो एक्चुअल में हैरान हो जाता है कि ऐसा भी इंसान है जिसे जिंदगी बचाने के बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब उसके बाद बॉडीगार्ड देखता है कि वहां पर वो बुली दर्द से करहा रहा था, वो सोचता है कि इसे खत्म कर देता हूं, लेकिन उसके बाद वो रायन के एडवाइस को ही फॉलो करता है, उस पर थूक कर वापस चला जाता है जहां पर वोटिंग हो रही थी। अब वहां पर पहले डिस्कशन हो रही थी, फिर वहां पर टेम्पर बढ़ता है और वहां पर सबकी लड़ाई होने लग जाती कि मैं अच्छा लीडर बनूंगा, मैं अच्छा लीडर बनूंगा। एक मोटा सा लड़का कहता है कि मेरे पापा पॉलिटिक्स में है, लेकिन वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है। अभी चैलेंज जितना सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल है नहीं। एंजल ने कहा था कि ये बिल्कुल पीसफुल होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन इन एंजल्स की बात पर तुम उतना ही भरोसा कर सकते हो जितना कि पॉलिटिशियंस पर, मतलब बिल्कुल नहीं। क्योंकि एंजल ने स्पेसिफिकली कहा था कि तुम्हें एक टाइम पर, मतलब स्पेसिफिक टाइम के बाद वोट करना है, और ये कभी भी नहीं कहा गया था कि ये प्लेयर्स एक दूसरे को नहीं मार सकते। तो आखिरकार यहाँ पर कितने प्लेयर्स बचेंगे, कौन किसको वोट करेगा, और उसमें ब्लैक शायद क्या जो हमारा हीरो है वो कुछ कर पाएगा, क्या वो टॉप पर आ पाएगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर।